डेड कोकरोच पेंटिंग यानी कि मरे हुए कोकरोच के ऊपर पेंटिंग बनाना। दोस्तों, इंडिया के अंदर आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा कि कई बार चावल के ऊपर नाम लिख देते हैं, चावल के ऊपर पेंटिंग बना देते हैं। पर लेकिन यहां पर एक नई कलाकारी आप लोगों को देखने को मिलेगी कि कोकरोच के ऊपर पेंटिंग बनाई जा रही है। और डेड नहीं, यहां पर ये जो कोकरोच आप लोगों को दिख रहा है, अगर ध्यान से आप लोग देखोगे इसके पैर भी आप लोगों को हिलते हुए नजर आएंगे। तो लोग कुछ कुछ ऐसी कलाकारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर फिलीपीन के अंदर एक पर्टिकुलर महिला थी जो साफ सफाई किया करती थी ऑफिस के अंदर। तो उसने देखा बहुत सारे कोकरोच मरे हुए उसको दिखे। तो उसने क्या किया, उनको फेंकने के बजाय उनके ऊपर कलाकारी करना स्टार्ट कर दी। उन्हें कहते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा कि इंसान की जो कलाकारी होती है उसकी सोच में होती है। तो पता नहीं कौन इंसान किस चीज को देखकर किस तरीके की कलाकारी करना स्टार्ट कर दे। तो ऐसी ही कलाकारी यहाँ पर की जा रही है। ऐसी भी पिक्चर देखने को मिली जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब की पेंटिंग यहाँ पर सामने निकल कर आई। तो ये ऐसी कलाकारी के बारे में आप लोग क्या बोलोगे? सबसे पहले तो ये बताओ, चलो देखता हूं किस किस को पता है कि कोकरोच को हिंदी में क्या बोलते हैं। आप लोग जाकर देखेगा, आप लोग को इंटरेस्टिंग एक नया शब्द जानने को मिलेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि अगर कोई ऐसी ये चीजें कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग क्या बोलोगे, ये गलत चीज है या फिर सही चीज है? देखो, एक बार को अगर कोकरोच मर चुका है, ठीक है, उसके ऊपर एक बार को पेंटिंग बनाई जा रही है, तो उसके बारे में आप लोग क्या बोलोगे? या फिर जिंदे कोकरोच के ऊपर पेंटिंग बना रहे हैं उसके ऊपर क्या बोलोगे? ठीक है, तो मरे हुए के ऊपर एक बार को बना रहे हैं तो मतलब एक बार को मैं बोल सकता हूं चलो कोई नहीं बना ली, पर जिंदे के ऊपर बना रहे हैं। आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। चलो, आप भी क्या याद रखोगे कि समीर से पाला पड़ा है। कोकरोच के बारे में मैं बता देता हूँ। कोकरोच को बोलते हैं तिलचट्टा, ठीक है, तो तिलचट्टे बोलते हैं कोकरोच को हिंदी में। आप लोग ये बताइए ट्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग जाकर इसको देखेगा। काफी शानदार ये आज का डिस्कशन रहेगा, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बात की जा रही है यहाँ पर इंद्रजीत गुप्ता कमेटी के बारे में। आप लोगों को ये बताना है ये जो कमेटी थी ये किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए लाई गई थी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए, पुलिस रिफॉर्म के लिए, इलेक्शन फंडिंग में रिफॉर्म के लिए, फिर इन्वायरमेंट के लिए। तो सही आंसर बताना है ए बी सी एफ डी, जो भी है आप लोगों को जो भी लगता है इसका आंसर बताइए। 1998 में इस कमेटी को लेकर आया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की जा रही है वर्ल्ड की लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री, यानी कि एक ऐसी कंट्री जो चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई है। और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये है कि ये कंट्री जो है ये रसिया से अलग कर मतलब उस टाइम पर यूएसएसआर बोलते थे, उससे अलग कर ये कंट्री बनाई गई थी। और आज की डेट में सबसे ज्यादा न्यूज में है ये कंट्री। तो इस कंट्री के बारे में आप लोगों को बताना है। यहाँ के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं क्योंकि गैस के प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। उसकी वजह से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। तो ये कौन सी है कंट्री, कौन सा देश है, इसके बारे में बताइए। फिर मैप के साथ में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कहां पर क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। एक और क्वेश्चन, ये मैंने आप लोगों को जो आप लोगों की शाम को वीडियो आती है 8:30 बजे, उसमें ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई थी। बात की जा रही है यूएस सी ड्रैगन 2020 एक्सरसाइज के बारे में। इसमें हमारी कंट्री की भी जो नेवी है वो पार्टिसिपेट करती है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और साउथ कोरिया। तो ये कहां पर देखने को मिली? अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन या फिर साउथ चाइना सी। तो आप लोगों को क्या लगता है कौन सा आंसर यहां पर सही होगा? जिस किसी ने वो शाम वाली वीडियो सुन रखी है वो भी देखेगा। आप लोग क्या रिकॉल कर पा रहे हो? क्योंकि देखना, सुनना और उसको याद रखना सारी अलग अलग चीजें होती हैं यार, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बस देखा, सुन लिया और उसके बाद में भूल गए, पर लेकिन एग्जाम में वो काम नहीं आता है। एग्जाम में काम आता है कि आप लोग उसको याद रखो। बहुत सारे बच्चों के जो सिलेक्शन होते हैं जब आप लोग मेल करते हो तो ये उसी से निकल के आता है कि वो बच्चे जो हैं वो रेगुलर वीडियो सुनते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, उनके आंसर जो हैं कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, जिससे लंबे समय तक उसको याद रख पाते हैं, या फिर अपने पास किसी कॉपी में लिखकर रख लेते हैं ताकि रिवीजन करने में भी आप लोगों को आसानी होती है। तो यार जिंदगी में ना कुछ पाने के लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। और दोस्तों, देखते ही देखते कभी आप लोग की छोटी छोटी नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी सी जो आप लोग डेली मेहनत करते हो ये एक बड़ी मेहनत बन जाएगी, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो यही होता है एक तरीका जो काम करने का तरीका कि अपने, आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आप लोगों को एक किसी बड़े फल को खाना है, कई बार सुना होगा कि आप लोगों को मान लीजिए बड़े हाथी को खाना है, ठीक है, मतलब उसको आप लोगों को छोटे छोटे पीस में करके खाना पड़ेगा, ठीक है। यानी छोटी छोटी चीजें आप लोगों को डिवाइड करनी पड़ेगी अपना बड़ा गोल को आप लोगों को अगर अचीव करना है। यानी मांझी ने पहाड़ तोड़ा था, ऐसा तो नहीं एकदम निकला शक्तिमान के तरीके से पहाड़ के बीच में से निकल के तोड़ के चला गया, नहीं, छोटी छोटी उसके द्वारा पीसेस किए गए, उनको उठा उठाकर फेंका गया, उसके बाद में वहां से रास्ता निकला। बड़ी शानदार बात यहां पर बोली गई है, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं यार, हासिल कहां नसीबों से होती हैं, वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर अड़ी होती है। जैसे मैंने अभी माझी मूवी का आप लोगों को डायलॉग बताया यहाँ पर कि माझी मूवी में वो बोलता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बहुत ही लंबा दंगल चलेगा रे तोरा हमार। तो उसका मतलब क्या रहता है कि सब गांव वाले छोड़कर चले गए, बारिश आ गई, भाई साहब सूखा पड़ गया, पानी नहीं मिल रहा है, बंदे को सांप ने काट लिया, इसको कहते हैं जिद। ऐसी जिद अगर किसी चीज को लेकर जिंदगी में एक बार आप लोगों की आ गई ना,
भाई साहब दुनिया इधर की इधर हो जाए, कोई हिला नहीं सकता आप लोगों को आप लोगों का गोल अचीव करने से। पर ये जिद कर तो देखो, सबके बस की बात नहीं होती है। अगर सब इस जिद को कर लें तो भाई साहब एक अलग ही रंग देखने को मिले। बहुत कम लोग होते हैं जो इस जिद को कर पाते हैं, और वो जिद को करने वाले लोग जो हैं इस दुनिया को बदल जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, हम लोग बैठकर उनके बारे में पढ़ते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा करके जाया जाए कि अपनी तो जिंदगी बदली जाए, किसी और की भी जिंदगी में हम लोग इंप्रूवमेंट लेकर आए। तो ये छोटे छोटे से स्टेप आप लोग जिंदगी में जरूर उठाइए, और देखते ही देखते आप लोग खुद अपनी जिंदगी में एक शानदार तरीका इंप्रूवमेंट पाओगे। और अंदर से आप लोगों को फिर मोटिवेशन इतना आएगा निकल के कि बाहर के मोटिवेशन की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं यकीन आ रहा है तो इसको इंप्लीमेंट करके देखो, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। पहले पार्ट में हम लोग यहां पर देखेंगे एडिटोरियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन अभी उठाकर देखे ना, बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा। जिस किसी ने भी एडिटोरियल प्रॉपर वे में कंप्लीट कर रखे थे, सबको पता चल गया होगा कैसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो टाइम पास नहीं करना, प्रॉपर एडिटोरियल पर फोकस देकर आप लोगों को चलना है। दूसरा यहां पर न्यूज एनालिसिस में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगेगा मैं उसको इंक्लूड करके चलूंगा। डेली आप लोगों को 5 वोकैबुलरी देखने को मिलती है, जिनके ऊपर क्वेश्चन फॉर्म आप लोगों को करने होते हैं। और इसी के साथ में आप लोगों को यहां पर जो लास्ट डे मैंने क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर भी वीडियो के एंड में आप लोगों को बताता हूं। तो आप लोगों को लास्ट तक अपना पेशेंस बनाकर रखना है। इतना कुछ जानने को मिलेगा कि वीडियो के एंड तक आप लोगों को चक्षु खुल जाएंगे। और वीडियो को देखने के बाद में फीडबैक जरूर दिया करो, जिससे कि पता चलता रहे कि वीडियो जो है वो कैसी है। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि वीडियो बनाकर अपलोड मेरा काम है, मैं उसको कंप्लीट करूंगा। आप लोग फीडबैक दिया करो जरूर, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि वीडियो कैसी है और किस डायरेक्शन में जा रही है। आज ना आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है सारे आर्टिकल सुनने में। एक एक आर्टिकल जब आप लोग सुनेंगे आप लोगों के चक्षु खुलने वाले हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, एक्स्ट्रा बैकग्राउंड के साथ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसी के साथ में जब न्यूज एनालिसिस में एंट्री करूंगा उसको भी आप लोग देखेगा, बहुत सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर, अभी हमारी कंट्री में इलेक्शन होने वाले हैं 5 राज्य के अंदर में, उसके बारे में बात की जा रही है। और थोड़ा सा जिक्र किया गया यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, तो उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे ताकि आप लोग चीजों को रिवाइज भी कर सकें और लंबे समय तक याद भी रख सकें। तो इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल आज का वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, जिसमें बात की जा रही है बेसिकली इंडियन डिप्लोमेसी को लेकर, सेंट्रल एशियन कंट्री के बारे में। सेंट्रल एशियन कंट्री में हमारा इतना इंटरेस्ट क्यों है, आखिर क्यों हम लोग उनके बारे में इतनी बातें कर रहे हैं, आखिर क्यों हमारी कंट्री में अभी 26 जनवरी पर उनको इन्वाइट किया गया है। बहुत सारी तमाम बातें जानेंगे इसमें। वहां पर चाइना का क्या इंटरफेरेंस है, क्या हम लोग वहां पर ढांचागत विकास करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग वहां से खरीद कर लेकर आने वाले हैं। तो बहुत सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा इंसान का जब जन्म होता है सेलिब्रेट किया जाता है, पर लेकिन अगर एक इंसान अपनी जिंदगी पूरी जीकर जाए तो उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। पर लेकिन बात करें तो ये बातें तो अपनी साइड में है। हमारी कंट्री में डेटा अवेलेबल होना चाहिए, कितने लोगों की बर्थ हो रहा है, कितने लोगों की डेथ हो रही है, कितने पैदा हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है, समझेंगे क्या क्या बातें, आखिर डेटा क्यों इकट्ठा किया जाता है, तो उसके बारे में कई सारी बातें आप लोग को जानने को मिलेगी। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के सामने निकल कर आने वाला है। कोविड-19 के इंपैक्ट के बारे में यहां पर बात करें तो समझेंगे कोविड-19 का क्या इंपैक्ट है, तो इसको हम लोग लेकर चलेंगे अच्छे से। इसी के साथ में अभी रिसेंटली कई सारे केसेस यहां पर बढ़ गए हैं कोविड-19 के, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो बोला जा रहा है कि आप लोगों को डोज तो देनी ही देनी चाहिए लोगों को, इसी के साथ में उनको एक बिहेवियर चेंज भी उनका होना चाहिए, ताकि डिस्टेंस बनाकर रखें एक दूसरे के बीच में। बाहर कहीं भी जाते हैं तो मास्क लेकर जाएं, अगर बाहर से घूमकर वापस आते हैं तो हैंड सैनिटाइजर यूज करें। कोशिश करें कि घर में अगर कोई बीमार आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, कोई बच्चा है, उससे डिस्टेंस बनाकर रखें। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को अपनी लाइफ का पार्ट बना लेनी चाहिए, खासकर जिस तरीके की दुनिया में आप लोग रह रहे हैं आज की डेट में। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग अपनी पार्ट नहीं बनाएंगे तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। और ये सारी ऐसी चीजें आप लोगों को डेली रेडियो पर, अलग अलग न्यूज चैनल पर हर टाइम आप लोगों को बताई जाती है। तो अगर आज की डेट में भी आप लोग इनको फॉलो नहीं कर रहे हो तो बहुत ही एक गलत तरीके का बिहेवियर अपनाया जा रहा है, इससे बीमारी को और ज्यादा आप लोग बढ़ा रहे हो। तो समझेंगे इसके बारे में कुछ और बातें जब डिस्कस करेंगे यहाँ पर न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन। BIT ये क्या होता है, इसको बोलते हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, डिटेल में बैकग्राउंड के साथ में डिस्कस करूंगा और समझ पाएंगे अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है, इससे आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट भी कर पाएंगे। तो काफी कुछ है यहाँ पर जानने के लिए। इसी के साथ में जो नीचे वाला ये आर्टिकल है, ये तेलंगाना के अंदर कुछ चेंजेस उनके द्वारा किए जा रहे हैं कैडर पॉलिसीज को लेकर, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको स्किप कर सकते हो। और ये जो डेटा पॉइंट है ये तो बता ही रहा है कि रिसेंटली अभी PIB के द्वारा एक रिलीज की गया डेटा, जिसमें बताया गया कि एक दिन के अंदर मंडे में
1.79 लाख केसेस हमारे देश में देखने को मिले कोविड-19 के, यानी कि फिर से उसी पैटर्न में हम लोग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जब सेकंड वेव हमारे देश में देखने को मिली थी। तो इसलिए अच्छी बात यहां पर ये होगी कि हर एक इंसान जो है वो अपना अच्छे से कंट्रीब्यूशन दिखाए, जो लापरवाही बढ़ती जा रही है उनसे थोड़ा सा एक गैप बना के रखे, वरना और ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और मैक्सिमम केस जो है यहाँ पर वो है ओमिक्रॉन वेरिएंट के, जो कि यहाँ पर अभी बढ़ता हुआ जा रहा है। तो जो नया वेरिएंट अभी आया था रिसेंटली ओमिक्रॉन, उसके केसेस आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो ये बातें यहाँ पर की जा रही है। जब यहाँ पर न्यूज एनालिसिस के अंदर चलूंगा तो और बहुत सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी, जैसे कि हम लोग और कई सारी बातें जानेंगे यहाँ पर क्या क्या केसेस बढ़ रहे हैं, पीएम की सिक्योरिटी ब्रीच के बारे में क्या क्या बातें बोली जा रही हैं। 2 जजों ने अभी यहाँ पर कृष्णा वाटर डिस्प्यूट से अपने आप को अलग क्यों कर लिया, तो हम लोग समझेंगे कृष्णा वाटर डिस्प्यूट क्या है, इसके साथ में और कौन कौन से हमारे देश में डिस्प्यूट चल रहे हैं, कई तमाम बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। हेट स्पीच के बारे में बात की जा रही है, कोर्ट को सुनना चाहिए केस अर्जेंटली, आखिर हेट स्पीच क्या होती है, किन किन जहां पर हेट स्पीच है तो क्या क्या बातें हेट स्पीच के बारे में की जाती है, समझेंगे उसके बारे में। ये एक पर्टिकुलर पिक्चर है जो मुझे लगा इंटरेस्टिंग आप लोगों के सामने लानी चाहिए कि देखिए आज की डेट में भी ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने काम को प्रॉपर वे में करते हैं, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, कितनी भी सर्दी गर्मी क्यों ना आप लोगों को लगे। तो अगर आप लोग आज की डेट में अपने काम को लेकर डेडिकेटेड हैं तो मौसम बदलते रहेंगे पर आप लोगों का नेचर आप लोगों के काम के लिए नहीं बदलना चाहिए। तो ये पिक्चर दिखाई गई, यहाँ पर कुछ लोग हैं काम कर रहे हैं अपने खेतों में, खासकर कहां पर, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कहां पर है ये बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये भुवनेश्वर के अंदर। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो कई बार कई सारी सिटीज, कई सारी रिवर, कई सारे एयरपोर्ट, कई सारे और जैसे पोर्ट्स होते हैं उनके बारे में मैच करने के लिए आता है। तो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है, इकट्ठी करते रहा करो तो गागर में सागर भरती चली जाएगी। ठीक है, ओके आगे बात करेंगे। यहाँ पर एक और ऐसे आर्टिकल है छोटा सा, यहाँ पर आज की डेट में हमारी कंट्री में जो कि जॉब है उसके बारे में बात की जा रही है, और अभी एक डेटा किया गया प्रस्तुत जिसको बोलते हैं QES। तो QES के बारे में कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा, समझेंगे इसके बारे में। इसी के साथ में कुछ और कई सारे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मोलेस्टेशन के बारे में स्टूडेंट का जो कि मुजफ्फरनगर में केस निकल कर आया। इसी के साथ में यहाँ पर NCAP की रिपोर्ट क्या है, रेप के बारे में बात करेंगे, कुछ मैरिटल रेप के बारे में कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा, पोक्सो एक्ट के बारे में कुछ बातें आप लोगों से करूंगा। अभी रिसेंटली IITs के कुछ डायरेक्टर चेंज किए तो IIT के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट के बारे में भी एक न्यूज है। इसी के साथ में कोविड-19 के चलते जल्लीकट्टू को कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसी के साथ में MSP के बारे में कुछ बातें की जा रही है। 2 और केस है यहाँ पर सेक्स वर्कर से रिलेटेड, और इसी के साथ में वीडियो से रिलेटेड यहाँ पर जो खासकर अभी सुप्रीम कोर्ट में केस आए निकल के उसके बारे में। और बाद में आप लोगों को यहाँ पर सुडोकू होगा जो कि अटेम्प्ट करना है। एक न्यूज म्यांमार के बारे में होगी, और यहाँ पर चाइना श्रीलंका रिलेशन, और ये कुछ और छोटी छोटी 2-3 न्यूज। ठीक है, तो डिस्कशन जो है काफी इंटरेस्टिंग रहेगा यार, आखिरी तक देखिएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को सुन के, चक्षु खुल जाएंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पर जंप मारने वाले हैं वो हमारा जंप रहेगा एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट आर्टिकल की ओर। अगर आप लोगों को पहले मैं मैप में लेकर चलूं तो आप लोगों के सामने है कजाकिस्तान, पर लेकिन हम लोग ओनली कजाकिस्तान के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, सारे स्थान और ईरान के बारे में बात करेंगे। आखिर क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट रीजन, आखिर क्यों हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर लोकेशन आप लोग इस रीजन की देख पा रहे हो तो इसको सेंट्रल एशियन रीजन बोलते हैं। यहाँ पर जो ये रीजन है ये सेंट्रल एशियन रीजन बोला जाता है, और इस रीजन के साथ में चाइना की कनेक्टिविटी बड़ी ही शानदार है। तो चाइना आसानी से यहाँ पर कनेक्टिविटी बनाकर अपना जो भी काम उसको साधना होता है वो साध लेता है। पर लेकिन हमारी कंट्री के बारे में बात करें, हम लोग उस लेवल की कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं बना पा रहे हैं। तो इसीलिए अभी रिसेंटली कई सारे ऐसे डायलॉग देखने को मिले जिसमें इंडिया के द्वारा कोशिश की जा रही है कि हम भी यहाँ पर कनेक्टिविटी बनाएं, क्योंकि ये जो रीजन है ये काफी ज्यादा रिसोर्सफुल रीजन है, यानी कि बहुत सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी जिसके चलते हमारी कंट्री को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। खासकर अगर बात करें तो फ्यूल के नाम पर आप लोग को गैस यहाँ पर, ठीक है, इसी के साथ में क्रूड ऑयल वगैरह, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। और कनेक्टिविटी अगर बन पाती है तो और भी कई सारे डेवलपमेंट, यूरेनियम के लिए काफी इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ पर, मतलब बहुत तमाम मुद्दे आप लोग को जानने को मिलेंगे। तो ये रीजन के बारे में पूरा आर्टिकल आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है, तो समझेंगे एक एक कर क्या क्या चीजें यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को जानने को मिलेंगे। देखिए एडिटोरियल के ना नोट्स आप लोगों के पास में होने चाहिए। तो पहले तो आप लोगों के समझ में आना चाहिए कि पढ़ाया क्या जा रहा है, दूसरे नंबर पर आप लोगों के पास में नोट्स होने चाहिए। अगर दोनों चीजें आप लोगों के पास में है तो फिर आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी रहती है। तो इसलिए नोट्स जरूर प्रिपेयर करो आप लोग, या तो जो PDF रहती है उसमें से आप लोग नोट्स निकाल सकते हैं, या फिर आप लोग खुद से A4 साइज की शीट पर एक A4 साइज की शीट लीजिए, उसमें लिख दीजिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज और इंडिया रिलेशन। तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं आप लोग उनको एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी सुटेबल लगे PDF में आप लोगों को थोड़ी और आसानी मिल जाती है, क्योंकि बहुत सारी मेहनत तो मैं ही कर देता हूं, बहुत सारे पॉइंट आप लोगों के लिए निकाल के लेकर आता हूं, तो इससे आप लोगों की मेहनत जो है वो आधी हो जाती है। ठीक है, अभी जानते हैं ये न्यूज में किस लिए है।
हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा सेंट्रल एशियन कंट्री को रिपब्लिक डे, जो कि हमारा गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी को, जो सेलिब्रेट किया जाएगा, उसमें इनवाइट किया गया। तो यानी कि न्योते पर बुलाया गया सेंट्रल एशियन कंट्री को। तो सेंट्रल एशियन कंट्री ने बोला ठीक है भाई बिल्कुल आएंगे, इंडिया का रसगुल्ला हमें बड़ा पसंद है, इंडिया के यहाँ मतलब आकर हमको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कहने का मतलब है वो भी एक तरीके से उन्होंने भी पूरा इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ हम जरूर आएंगे। पर लेकिन इसी बीच में एक काफी बड़ी दुर्घटना घटती है, वो घटती है कजाकिस्तान के अंदर में। तो कजाकिस्तान के अंदर में जो बवाल आज के डेट में चल रहा है, गैस के प्राइस बढ़ने की वजह से वहां पर लोगों का जो प्रोटेस्ट निकल कर आया, उसकी वजह से अभी देखने वाली बात है कि क्या कजाकिस्तान से भी कोई यहाँ पर आएगा या फिर जो भी सिचुएशन है उसको कैसे संभाला जाएगा। तो जो मोदी जी हैं उनके द्वारा 2015 में विजिट किया गया था इन सेंट्रल एशियन कंट्री को। अभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब के द्वारा भी यहाँ पर सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ में मिलकर एक मीटिंग यहाँ पर होस्ट की गई थी। बात करूंगा उसके बारे में भी। अभी यहाँ पर दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि आज की डेट में अगर आप लोग इस एरिया को पर्टिकुलर समझोगे, ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया इसलिए भी बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया क्योंकि अफगानिस्तान से यहाँ पर कौन निकल के गया, अभी यूएस से निकल के गया। तो जैसे ही अफगानिस्तान से यूएस से निकल कर गया, अब इस रीजन में शांति बनाकर कैसे रखनी है, तो ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा यहाँ पर देखने को मिला। तो इस आर्टिकल में बहुत सारे मैप भी आप लोग के आने वाले हैं, इसलिए मैप भी आप लोग तैयार होते रहेंगे साथ साथ में। देखिए लोकेशन मैप की ऐसी होती है, जो भी माइंड में आप लोग क्वेश्चन आए ना, तुरंत जाकर उसको आप लोग अगर मैप में देखोगे तो लंबे समय तक चीजों को याद रख पाओगे, वरना चीजें आती रहेंगी और जाती रहेंगी। तो चीजें याद रखने का सबसे ज्यादा अच्छा तरीका ये होता है कि उस चीज को इतनी बार रिपीट कर दो कि आप लोग उसको भूल ही ना पाओ, आंख बंद कर भी आप लोग उसको देख पाओ। और अपनी कंट्री का मैप अगर आप लोगों को तैयार करना है तो उसके लिए हमेशा ये करना है, एक पर्टिकुलर लोकेशन को देखो और फिर आंख बंद कर कोशिश करो रिकॉल करने की कि अच्छा ये लोकेशन यहाँ पर है, कौन कौन से राज्य कौन कौन सी बाउंड्री को टच करें। अभी आप लोग वीडियो को पॉज कर एक मिनट एक एक्सरसाइज देता हूं आप लोगों को, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोग ये। अभी वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करने के बाद में अभी अपनी आंखें बंद करो एकदम, ठीक है, और आंखों को बंद करने के बाद में अपने राज्य के बारे में सोचो, जो भी आप लोगों का राज्य है आज के डेट में, मतलब जिस भी राज्य से आप लोग आते हैं निकल के, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, मतलब आसाम, जहां से भी आप लोग आते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को कोशिश ये करनी है उसकी बाउंड्री देखिए, आप लोग बाउंड्री को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। जिस राज्य से आप लोग आते हैं, आप लोगों का राज्य जो है वो किस किस राज्य की बाउंड्री को टच करते हैं, ठीक है, इसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। और फिर उसके बाद में आप लोग देखिए कि कौन से राज्य है जिन को आप लोग टच कर रहे हैं। तो इससे आप लोग क्या होगा, अगर इस तरीके से आप लोग मैप को थोड़ा सा प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी चीजें आप लोग के याद रहने लगेगी। रिकॉलिंग पावर जिस दिन आप लोग की बढ़नी स्टार्ट होगी ना, एग्जाम आप लोग के पास में आना स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो होता है अपने आप से रिकॉल करना, एक होता है कोई और आप लोग को रिकॉल कराए। अपने आप से रिकॉल करोगे एग्जाम में वही याद आएगा, क्योंकि एग्जाम में कोई आप लोग के पास में बैठेगा नहीं, आप लोग को पढ़ाएगा कि अच्छा ये है ना, इसमें ये लिख दो, ऐसा नहीं होने वाला है। तो रिकॉल जो है वो आप लोग को अपने आप करना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि रिवीजन जो है वो आप लोगों को अपने आप करना चाहिए। यानी कि कोई आप लोगों को पढ़ा दे, समझ में आ रहा है, अलग अलग टीचर से आप लोग कुछ भी पढ़ सकते हैं, पर लेकिन रिवीजन जो है वो हमेशा आप लोगों को अपने आप करना चाहिए। अगर रिवीजन भी कोई और आप लोगों का कराएगा तो एग्जाम में आप लोगों को याद नहीं आएगा, क्योंकि किसी और ने आप लोगों को याद दिलाई है वो चीजें, और एग्जाम में आप लोग खुद से याद करनी है। इसलिए हमेशा रिवीजन और रिकॉल जो है वो अपने आप करो। जब भी शाम को बिस्तर पर जाते हो, कम से कम 15 मिनट पहले अपने आप को एक आंख बंद कर मतलब अपनी बिस्तर पर लेट जाओ और आंख बंद कर कोशिश करो रिकॉल करने की कि पूरे दिन में हम लोगों ने क्या क्या चीजें की हैं। ये सारी चीजें कोई नई चीजें नहीं बताता हूं मैं, सब चीजें पता है आप लोगों को, बस ये इंप्लीमेंटेशन बहुत कम लोग करते हैं, और जो करते हैं उनकी नैया पार लग जाती है। तो अगर आप लोग इसको कर पा रहे हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करो कि रिवीजन में कोई और रिवीजन कराए, उसमें टाइम वेस्ट न करके कोशिश करो कि खुद से अपने रिवीजन करने की कोशिश करो। एक इतना कर सकते हैं, मंथली वीडियो आप लोग की आती है, वो ज्यादा से ज्यादा आप लोग देख सकते हैं, उसमें एक जगह सारी चीजें आप लोग इकट्ठी मिल जाती है। और फिर पीडीएफ से एक बार खुद से भी आप लोग को रिवाइज किया करो वीडियो देखने के बाद में। जैसे मैंने एक बार आप लोग को बता दिया, फिर उसके बाद में खुद से एक बार पीडीएफ देख के आप लोग रिवाइज किया करो, ठीक है। अरे हाँ, पीडीएफ बची हुई यार आप लोग की दिसंबर महीने की, वो कई सारे बच्चे बोल रहे थे, मुझे माइंड से निकल गई थी एक्चुअली, थोड़ा सा बिजी था शेड्यूल, तो मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, उसको जाकर आप लोग देख लेना, ठीक है। तो उससे आप लोग लंबे समय तक चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। तो ये सेंट्रल एशियन जो कंट्री है, अगर इनके बारे में बात करें तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। किस किस तरीके से हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में बातें करते हैं। अभी बात करें क्यों है इनकी इंपॉर्टेंस। सबसे पहली बात तो की जा रही है फ्यूल। हम लोगों को आज की डेट में 85% जो हम लोग अपना सामान है वो बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं भाई साहब। अगर हम लोग अपना 85% आज के डेट में क्रूड ऑयल और लगभग 55% अपनी गैस जो है बाहर से लेकर आते हैं, तो इसलिए पड़ोसी देश जिनके पास में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, रिलेशन तो बनाने पड़ेंगे, वरना कल को काम नहीं आएंगे तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। तो जो भी मिनरल रिच यहाँ पर सेंट्रल एशियन कंट्री है, जैसे कजाकिस्तान से बात करें तो हम लोग आज के डेट में यूरेनियम काफी लार्ज स्केल पर यहाँ से लेकर आते हैं, और वही यूरेनियम फिर अपने आप देश में आकर यहाँ पर अपने जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उनमें यूज करते हैं, क्या बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जो मार्केट फॉर इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री के लिए हम लोग उसको मार्केट की तरीके से भी देखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कनेक्टिविटी कब बनाना काफी जरूरी है। INSTC ये क्या है, इसके बारे में आप लोगों को भी डिटेल में मैं बताऊंगा।
तो यहाँ पर अगर चीजें आगे लेकर चल पाते हैं तो काफी अच्छे से हमारे लिए रूट भी खुल जाता है आगे चलकर, खासकर अगर बात करें यूरोपियन मार्केट के लिए भी। इसी के साथ में अगर टेररिज्म के साथ में लड़ना है तो अगर कोई कंट्री हमको इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट करती है तो ये भी काफी अच्छे लेवल पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जैसे सबसे पहले बात करूं तापी पाइपलाइन के बारे में। तापी पाइपलाइन क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसको बोलते हैं तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, यानी कि तापी, ये एक पाइपलाइन बनाई जा रही है जिसके चलते यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान से लेकर यहाँ पर अफगानिस्तान से होता हुआ और यहाँ पर इंडिया के अंदर बेसिकली गैस को लाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये आसान बात नहीं है बोलने के लिए, पर लेकिन पहले थोड़ा सा लग रहा था कि अफगानिस्तान के अंदर दूसरी गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। पाकिस्तान तो चलो जो भी चल रहा है, पर लेकिन अफगानिस्तान तो सही था। पर अभी तालिबान अफगानिस्तान में आ गया तो ये लग रहा है कि क्या अब चीजें जो हैं वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ पाएंगी। तो ये भी यहाँ पर एक मुद्दे वाली बात आती है। एक ऐसी ही पाइपलाइन है API या IPI, यानी कि ईरान, पाकिस्तान और इंडिया। तो एक और पाइपलाइन के बारे में बात की जाती है, पर लेकिन वो भी पाइपलाइन जो है वो फिलहाल ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। और भी कई सारे यहाँ पर डोमेस्टिक एरिया में नेटवर्क बनाने की बात की जाती है। तो ये सारे एरिया अगर अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे तो इंडियन देखिए क्या होता है, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई की बात होती है। आप लोग ये लेक्चर क्यों देख रहे हैं? आप लोगों को ये लगता है कि इस लेक्चर में 1 घंटे के अंदर अंदर इतनी सारी चीजें आप लोगों को बता दी जाती है यहाँ पर करंट प्लस स्टैटिक के साथ में, कि अगर खुद से आप लोग करने बैठोगे तो आप लोग खुद से 1 घंटे में नहीं कर पाओगे, और पॉसिबल भी नहीं है 1 घंटे में आप लोग खुद से करना। क्यों? क्योंकि मुझे ही घंटों लग जाते हैं यहाँ पर इस लेक्चर को तैयार करने में। जब मुझे इतना टाइम लग रहा है तो आप लोगों को तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा, खासकर उनको जिसने अभी पढ़ाई स्टार्ट की है। तो ये अच्छा तरीका है कि हाँ चलो इस लेक्चर को देख लेते हैं, फिर अपनी जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए उसके बेस पर अपनी आंसर राइटिंग हो गई, प्रीलिम्स से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो गया, किसी के साथ में डिबेट डिस्कशन करना हो गया, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो डिबेट और डिस्कशन जो भी आप लोग कर पाएंगे वो एक नॉलेज के बेस पर कर पाएंगे, और वो नॉलेज की आप लोगों को डिमांड लगी तो आप लोगों ने आकर लेक्चर देख लिया। तो डिमांड है इसीलिए यहाँ पर सप्लाई हो रही है। मैं लेक्चर भी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो ऐसा ही अगर कोई कंट्री है उसके पास में रिसोर्सेज है, उसको बेचकर अपने पास में पैसा कमाना है, तो उसकी क्या होगी, उसके यहाँ पर सप्लाई करने की पावर होगी, और हमारे जैसी कंट्री की डिमांड होगी। तो डिमांड और सप्लाई के बेस पर सारी चीजें टिकी होती हैं। अगर डिमांड और सप्लाई को बीच में से हटा दो तो चीजें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इसी तरीके से बात करें डेवलपमेंट ऑफ ईरान के अंदर चाहबार पोर्ट, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री के द्वारा काफी ज्यादा एफर्ट डाला गया चाहबार पोर्ट को यहाँ पर डेवलप करने के लिए ईरान के अंदर में, ताकि चीजें जो है वो सही पैटर्न में आगे चलती रहे, और ईरान के होते हुए हम लोग अफगानिस्तान में एंट्री कर सके और अफगानिस्तान में डेवलपमेंट के काम कर सके, ताकि पाकिस्तान के ऊपर हमारी नजर भी रहे और दबदबा थोड़ा सा अफगानिस्तान में भी बना रहे। तो ये पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री के द्वारा हाईवे डेवलप किया गया, जिसको बोला गया यहाँ पर जांज दिलरम हाईवे। ये आप लोगों को अगर देखना है मैप के अंदर में तो और अच्छे से लंबे समय तक आप लोग इसको याद रख पाओगे। कोई भी अगर ऐसी चीजें हुआ करे उसको मैप के अंदर आप लोग जरूर देखा करो, ठीक है। तो यहां से होता हुआ आप लोगों को ये हाईवे नजर आएगा, खासकर ये वाला आप लोग यहाँ पर देखिए, ये हाईवे इंडिया के द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया। तो अफगानिस्तान के अंदर कनेक्टिविटी बनाने के लिए हमारे द्वारा ये जो डेवलपमेंट किए गए ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिनको हम लोग सहज कर रखना चाहते हैं, खासकर जब से तालिबान आए हमारे इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसी के साथ में चाइना का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव आप लोगों ने सुना होगा। उसके चलते चाइना क्या चाहता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में अपनी कनेक्टिविटी बनाना चाहता है। उसी पैटर्न में इंडिया चाहता है कि वो भी अच्छे लेवल पर चीजों को कनेक्ट करे। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। चाइना का क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो यहाँ पर यूरोप के साथ में, एशिया के साथ में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को भी कनेक्ट करता हुआ आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए पूरी एक ढांचागत विकास उसके द्वारा चाइना के द्वारा किया गया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भी इसी पैटर्न में कोशिश कर रहे हैं, खासकर उन कंट्री के साथ में अपने रिलेशन बना सके जो हमारे लिए रिसोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी के चलते इंडिया भी यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। नॉर्मली यहाँ पर एक स्टैंडर्ड जो रूट था वो यहाँ से होकर जाया करता था, मेडिटेरेनियन सी से होते हुए, नॉर्थ सी से होते हुए यहाँ से आता हुआ फिर इस तरीके से। पर लेकिन अभी एक लैंड के थ्रू रास्ता यहाँ पर निकालने की बात की जा रही है, कैस्पियन सी होगी यहाँ पर, जिसके थ्रू होता हुआ ये यहाँ पर रसिया यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग और फिर यहाँ पर यूरोप तक पहुंच रहा है। तो इसलिए यहां पर यूरेशियन कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहा है इंडिया। यूरेशियन क्या होता है, जिसमें यूरोप प्लस एशिया दोनों मिलकर आ जाते हैं। अगर मैप में आप लोग देखना चाहते हैं कि ये दोनों है कहां, तो ये आप लोग यहां पर नजर आएंगे। तो यूरेशियन कनेक्टिविटी इंडिया यहां पर बनाने की कोशिश कर रहा है, और यूरेशियन कनेक्टिविटी जैसे ही बनेगी तो हमको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, रिसोर्सेज आएंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक तरीके से हमारे पास में अगर कल को ऑयल खरीदना है, कोई गैस खरीदनी है, तो ऑल्टरनेटिव अवेलेबल रहेगा। पता चला मोहल्ले में एक ही दुकान है, भाई साहब वहीं से दूध लेकर आते हैं, वो दुकान तो बन गई बंद, अब कैसे काम चलेगा। कोई दुकान और होती तो यार वो अच्छा काम होता रहता है, इससे क्या फायदा होता है। जो बंद करके कभी भी लौट जाता है, मस्ती में आ जाता है कि चलो आज नई दुकान खोलते हैं, लोगों को दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अगर कल को एक और कॉम्पिटिटर सामने आकर खड़ा हो जाएगा, ये कभी शांति में सो नहीं पाएगा, ठीक है। ये जब भी इसकी देखेगा कि सामने वाला खोल के बैठा होगा तो तुरंत आकर खड़ा हो जाएगा ये। तो इसलिए कंपटीशन का फायदा किसको होता है, वो कस्टमर
कस्टमर को हो जाता है, तो ये भी आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा यहाँ पर नजर आएगा। तो इसी के साथ में एक और प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जिसके ऊपर पास्ट में क्वेश्चन पूछे गए और आगे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बात की जा रही है यहाँ पर अशकाबाद एग्रीमेंट के बारे में। तो अशकाबाद एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट था जो साइन इंडिया के द्वारा ज्वाइन किया गया 2018 में। इसमें कई सारे रास्तों को कनेक्ट करने की बात की गई, मतलब जैसे कि आज के डेट में बात करें तो यहाँ पर रसिया के साथ में कनेक्टिविटी, यहाँ पर इधर जो यूरोप के साथ में कनेक्टिविटी, इधर से होता हुआ यहाँ पर चाइना के साथ में कनेक्टिविटी, इधर से होता हुआ यहाँ पर ईरान और इधर यहाँ पर सब जगह कनेक्टिविटी करने की बात की गई अशकाबाद। तो अशकाबाद आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये एग्रीमेंट हुआ था। अब ये क्वेश्चन पूछता हूं मैं आप लोगों से, अशकाबाद जो है वो किस कंट्री के अंदर पड़ता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए। तो अशकाबाद एग्रीमेंट के थ्रू यहाँ पर जो साइन तो किया गया था 2011 में, यहाँ पर किसके द्वारा, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ओमान, कतर, इनके द्वारा। पर लेकिन इंडिया ने जिसको ज्वाइन किया हमने बाद में किया, वो नहीं कि थोड़ा सा पुराना हो जाने दो, ठोक पीट लेने दो, इसके बाद में चलते हैं, पता चला नई नई चीजें पड़ी हैं, यहाँ पर लटके पड़े एक दूसरे के साथ में। कतर जो है वो यहाँ से विड्रॉ कर गया था 2013 में, और यहाँ पर कजाकिस्तान, पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया 2016 में, यानी कि हमसे पहले पाकिस्तान और कजाकिस्तान इसका ऑलरेडी पार्ट बन चुके थे। अशकाबाद एग्रीमेंट जो है यहाँ पर अगर प्रॉपर बात करें तो प्रॉपर इनफोर्स किया गया इसको 2016 के अंदर में, और ये यूरेशियन रीजन के साथ में यहाँ पर और अच्छे लेवल पर कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करता है, खासकर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का यूज करते हुए। यानी कि अशकाबाद एग्रीमेंट जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी यूज करेगा, तब जाकर यहाँ पर अच्छे लेवल पर कनेक्टिविटी बना पाएगा। यानी कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये इसके साथ में यूज करता हुआ कनेक्टिविटी बनाने की बात कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए यहाँ पर और इंपोर्टेंट हो गया यहाँ पर कनेक्टिविटी बनाने के पॉइंट ऑफ से, क्यों, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान के थ्रू जाकर अपनी कनेक्टिविटी नहीं बना पाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव खोज लिया। कुछ तो खोजना पड़ेगा, मोहल्ले में आप लोगों को चाय पीना पसंद है, चाय मिलती नहीं तो कॉफी पीना स्टार्ट करना पड़ेगा, वो वाली बातें हैं, ठीक है। तो रेल, इसी के साथ में रेल का लिंक बनाएंगे, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अशकाबाद पोर्ट्स वगैरह, तो बहुत सारे डेवलपमेंट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये सारे डेवलपमेंट इसलिए किए जा रहे हैं ताकि इंडिया की भी कनेक्टिविटी यहाँ पर बन सके सेंट्रल एशियन रीजन में, वरना आज की डेट में चाइना का बहुत ज्यादा दबदबा है, यूएस से भी काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर आने की कोशिश करता है, बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो आज के डेट में अपने अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चला रही है। तो जितने भी मैंने आप लोगों को मैप वगैरह यहाँ पर बताए हैं ये सारे इंपोर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इनके बारे में आप लोग कम से कम एक ओवरव्यू होना चाहिए। अब कुछ और बातें आप लोगों को बता दो जो कि बेसिक है, आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछ लिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, हमारी कंट्री में अब की साल यानी कि 2022 पर जो रिपब्लिक डे हम लोग 26 जनवरी को सेलिब्रेट करने वाले हैं, इन कंट्रीज को इनवाइट किया गया है जिनको हम लोग सेंट्रल एशिया कंट्री बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव है पांचों की पांचों कंट्री के हमारे देश में देखने को मिलने वाले हैं। लास्ट टाइम हम लोग ने 2018 में आसियान कंट्री को यहाँ पर एक साथ में बुलाया था, ठीक है। आसियान कंट्री में पता है कितने मेंबर है, बताइए कितने मेंबर है, चलिए मैं बता देता हूँ 10 मेंबर है। पर लेकिन ये बताइए कि आसियान कंट्री जो है वो कब यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया था, इनको आसियान को, उसको यहाँ पर कौन सा डिक्लेरेशन है इसके थ्रू इनको स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो रिवीजन हो जाएगा, कई बार बता चुका हूं, फिर टाइम मिलेगा किसी दिन फिर से रिपीट करा दूंगा रिवीजन, ठीक है। तो बात करें यहाँ पर हिस्टोरिक, कल्चर और सिविलाइजेशन की लिंकेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में अगर किसी कंट्री को बुलाते हैं तो उसका बेसिक पर्पस ये रहता है कि हम लोग रिलेशन को आगे बढ़ा सके, क्योंकि जहां जहां पर भी पास्ट में हम लोगों ने अगर देखोगे जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है ये यहाँ पर पावर में आए तब से कई सारी कंट्रीज को हम लोगों ने इन्वाइट किया है। जैसे कि यूएसए के प्रेसिडेंट बराक ओबामा 2015 में आए थे, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे यहाँ पर, और फ्रांस यहाँ पर फ्रेंको ओलैंडो, ये 2016 में आए थे। और याद रखेगा जब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन किया जा रहा था तो उस टाइम पर भी फ्रेंको ओलैंडो थे। क्यों बोल रहा हूं आप लोगों को याद रखने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो था वो यहीं पर ही सामने निकल कर आया था, इंडिया और फ्रांस ने इसको लेकर आगे चले थे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो यहाँ पर जो एक तरीके से लीडर थे जिनका नाम था यहाँ पर एमडी बिन जियाद अल नयान, तो इनको 2017 में यहाँ पर हमारे देश में ये बेसिकली इनवाइट किया गया। आसियान कंट्री को 2018 में इनवाइट किया गया। सिरिल रामपोसा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट 2019 में आए। जैर यहाँ पर बोल्सोनारो जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है उनको 2020 में बुलाया गया। 2021 में यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिली, बुलाए तो गए थे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है बोरिस जॉनसन साहब को, पर लेकिन कोविड-19 के चलते वो यहाँ पर हमारा जो इवेंट था उसको एक तरीके से आकर अटेंड नहीं कर पाए, तो ये दिक्कतें थोड़ी देखने को मिल गई। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि वनडे टाइप एग्जाम में आप लोगों से कई बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बात कर लेंगे और वनडे टाइप क्या, अगर यूपीएससी भी चाहे आप लोगों से स्टेटमेंट देकर तो क्वेश्चन पूछ सकती है, जैसे रिसेंटली अभी कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, तो आगे से भी क्वेश्चन आप लोग बन जाते हैं। अगर यूपीएससी की बात करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि बस प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। यूपीएससी की बात करता हूं तो इसका मतलब हो गया एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए थे यूपीएससी के द्वारा, जिसमें खासकर अगर बात करें एपीएफसी हो गया, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ठीक है, या ईपीएफओ हो गया, तो जहां पर भी यूपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, इंडियन जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो प्रीलिम्स हो गया, तो ये मतलब रहता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत सोचा करो कि मैं बस आईएएस के बारे में बातें करता रहता हूं। यूपीएससी के सारे एग्जाम, और इंटरेस्टिंग चीजें बताऊं, अगर आप लोग यूपीएससी की प्रॉपर वे में प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं
तो कोशिश करो कि जो भी एग्जाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं उसके क्वेश्चन आप लोग उठाकर देखो और उनको यूज करो, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर 2014-15 के अंदर में, और फिर वो क्वेश्चन जो है आगे चलकर फिर यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन थे जो रिपीट किए गए यहाँ पर सीडीएस के अंदर में। सीडीएस के क्वेश्चन ऐसे हैं कई सारे जो रिपीट किए गए सीएपीएफ में, सीएपीएफ के कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट किए जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर में यूपीएससी के अंदर में, और यूपीएससी प्रीलिम्स के तो कई जगह रिपीट होते ही रहते हैं। तो ये पूरा यूपीएससी का एक बैंक बना रखा है क्वेश्चन का इन्होंने, तो उसमें को अगर आप लोग एक बार को ढंग से निकल जाते हैं तो सारी चीजें आप लोग प्रिपेयर कर पाएंगे। तो पहले यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर उठाओ, तब जाकर मार्केट में कोई टेस्ट सीरीज आप लोगों को लेनी है वो करो, जब यहां से क्वेश्चन खत्म कर लो आप लोग ढंग से, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन है, बाकी आप लोग करोगे वही जो आप लोग को अच्छा लगता है। मेरा सजेशन था, मेरा काम था सजेशन देना, बाकी आप लोग देखो अपने हिसाब से। तो सेंट्रल एशियन जो कंट्री है, अभी थर्ड मीटिंग यहां पर देखने को मिली थी इंडिया के द्वारा जब इन्वाइट किया गया 18-19 दिसंबर में हमारे देश में आए। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर देखने को ये मिली थी उस टाइम पर पाकिस्तान के द्वारा भी मीटिंग अटेंड करने के लिए बुलाया गया था यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की कंट्रीज को यहाँ पर, ताकि यहाँ पर चीजों को सुधारा जा सके। तो कई सारे जो मेंबर थे यहाँ पर, जो लीडर थे, वो उस मीटिंग को स्किप कर हमारे देश में आए, वहां पर अपने किसी दूसरे इंसान को भेज दिया। पहली जो मीटिंग हुई थी यहाँ पर ये समरकंद उज्बेकिस्तान के अंदर हुई थी 2019 में। 2020 में ऑनलाइन आप लोगों को मीटिंग देखने को मिली, और तीसरी मीटिंग यहाँ पर अभी सेंट्रल एशियन कंट्री की इन्वाइट की गई इंडिया के द्वारा। तो ये मीटिंग आप लोगों के सामने निकल कर आई। तो इंडिया जो है बेसिकली सेंट्रल एशियन कंट्री को कई बार सपोर्ट करता है काफी लार्ज स्केल पर, जैसे कि 1 बिलियन तक का हम लोग लाइन ऑफ क्रेडिट यहां पर इनको अब तक दे चुके हैं, खासकर एनर्जी के फील्ड में, आईटी, कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन। यानी कि आज की डेट में अगर बात करें एक जगह से दूसरी जगह में कनेक्टिविटी कैसे बनानी है, चाबार पोर्ट को कैसे डेवलप करना है, इसी के साथ में कैसे इजीली हम लोग यहाँ पर ईरान के थ्रू अफगानिस्तान में पहुंच सकते हैं, वहां से फिर सेंट्रल एशिया में पहुंच सकते हैं, टेररिज्म को कैसे कम किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे डिबेट और डिस्कशन है दोनों कंट्री के बीच में आप लोग को होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, जिसके बारे में आइडिया रखेगा। और खासकर जब हम लोग बात करते हैं यूरेशियन वाले रीजन में, तो ये काफी इंपोर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी रिसेंटली अफगानिस्तान के अंदर से आप लोगों को पता है नेटो के मेंबर जो है वो निकल कर गए। आज के डेट में वहां पर एक अलग ही माहौल बन गया है। कजाकिस्तान में आप लोगों को जो रस्साकसी देखने को मिल रही है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में खासकर मेंबर है यहाँ पर ये, तो मिलकर हम लोग काम कर सकते हैं। और आगे भी यहाँ पर चाइना जिस तरीके से बिग पावर निकल कर आ रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडियन ओशन में और सेंट्रल एशियन कंट्री में, तो इंडिया को भी एक लॉन्ग टर्म अपनी स्ट्रेटजी अप्रोच लेकर चलनी पड़ेगी सोल्यूशन निकालने के लिए। हमारा एक मिशन भी है जो कि सागर मिशन, जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ये काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर मोलदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स, ये वो एरिया है जहां पर यहाँ पर आज के में हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, और हम लोग यहाँ पर फर्स्ट मूवर रहते हैं, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर पहुंच जाते हैं ताकि हमारा फायदा लोगों को देखने को मिले। तो अब आप लोगों को ये बात बता दूं ढंग से धोनिएगा, कहने के लिए एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया आप लोगों से, ठीक है, पर लेकिन ये एक आर्टिकल नहीं था, इसमें कई सारे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया कि कौन कौन यहाँ पर हमारा मतलब क्या है आज के में इन कंट्रीज के साथ में, क्या क्या यहाँ पर आज के में, ये बेसिक एक अलग आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें मैंने सारी बातें बता दी कौन कौन आज के में रिपब्लिक डे परेड में हमारे यहाँ पर आए, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये बेसिक चीजें होगी कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर मीटिंग के बारे में कौन कौन सी मीटिंग हो चुकी है। ये एक अलग से क्वेश्चन बन जाता है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में, किस किस को कहां से कनेक्ट करता हुआ जाता है। अलग से आस्काबाद एग्रीमेंट के ऊपर अलग से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, चाबार पोर्ट के ऊपर अलग से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसी के साथ में यूरेशियन एरिया के बारे में बता दिया, मिशन सागर के बारे में बता दिया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में बता दिया। तो एक ही आर्टिकल के अंदर इतनी सारी चीजें हो गई कवर कि आप लोगों को कभी भी कोई भी टॉपिक जो है इस तरीके से आप लोग खुद से कवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूं लेक्चर सुनने के बाद में इंसान को इतनी सारी चीजें याद नहीं रहती हैं, तो चीजों को थोड़ा सा रिकॉल कर लिया करो, बैठकर थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करो, तो आप लोग इनको कभी भूलोगे नहीं। ये सजेशन है यार, बाकी करोगे वही जो आप लोगों को सुटेबल लगता है। और फीडबैक जरूर दिया करो यार, आप लोगों को लगता है लेक्चर अच्छा है तो उसको सपोर्ट जरूर किया करो। जितने व्यूज होते हैं कम से कम उसके 1/4 लोग यहाँ पर सपोर्ट दिखाया करो एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि इतने तो कम से कम होने भी चाहिए। अगर फीडबैक यहाँ पर जाना चाहिए यूट्यूब के पास में कि वीडियो जो है वो सही है, और इसके बेस पर ये वीडियो आगे भी बढ़ती है आप लोगों को नजर आएगी। क्योंकि यूट्यूब को इससे पता चलता है कि ये वीडियो सही है या फिर गलत है जब आप लोग यहाँ पर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं, ठीक है। और मॉर्निंग में उठा करो, मम्मियों की जो है डांट मत खाओ। कई सारे बच्चे बोले सर डांट खिलवाना स्टार्ट कर दिया जब से वीडियो जो है मॉर्निंग में 6:30 बजे आना स्टार्ट हुई है। तो यार देखो, आप लोगों को तो 6:30 बजे उठकर देखनी है। आप लोग ये सोचिए कि मैं जो है इसको बनाता हूं उठकर और आप लोगों तक लेकर आता हूं, रिकॉर्ड करता हूं, तो मैं किस तरीके से चीजों को मैनेज कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोगों को तो बस उठकर देखनी है। रजाई में लेटे लेटे भी आप लोग देख सकते हैं वैसे देखा जाए तो, पर कोशिश ये करो कि पेन और कॉपी लेकर बैठो, क्योंकि अगर कंफर्ट जोन में हमेशा चीजों को एंजॉय करोगे तो उतना आउटपुट नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। बार बार झपकी लगती रहेगी और लेटते रहोगे, तो कोशिश करो। और इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात, इस टॉपिक के ऊपर मैं आप लोग क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, तो आंसर राइटिंग ग्रुप में जाकर आप लोग आंसर जरूर लिखिएगा। बहुत सारे मेंबर आंसर लिखते हैं, एक दूसरे का आंसर रिव्यू कर सकते हैं।
लगभग यहाँ पर 60,000 के करीब लोग जुड़े हुए हैं और दुनिया भर के लोग आंसर डेली पोस्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जाएंगे तो बहुत सारे आंसर आप लोगों को लिखे हुए मिल जाएंगे, तो इसको आप लोग जरूर अपना पार्ट बनाइए लाइफ का, ठीक है। और पीडीएफ मैंने जैसे बोला है अभी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा मंथली भी, बाकी सारी पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर डेली मिली जाती है। और इसके अलावा अगर नोट्स चाहिए आप लोगों को चलते फिरते पढ़ना है नोट्स, तो वो नोट्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें 18,000 मेंबर जुड़ गए 3-4 दिन के अंदर में, काफी अच्छा लगा यार। सारे नोट्स कई सारे यहाँ पर प्रोवाइड करा के हैं। डेली एक मैं आप लोगों को यहाँ पर आर्टिकल भी पोस्ट करता हूँ जो सीसेट में काफी ज्यादा फायदा आप लोगों को पहुंचाएंगे, तो उसको जरूर पढ़ा करो। एटलीस्ट एक आर्टिकल पढ़ने का अपना एक नेचर जरूर बनाइए, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों को काफी अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाकी इसका ज्वाइन करने के लिए सारे लिंक वीडियो के नीचे है और तीनों के तीनों ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। एक बच्चा बोला है कि सर क्या कॉस्ट लगता है इनका, कॉस्ट है इतना कि आप लोग थोड़ा सा टाइम निकालो और पढ़ो, अच्छे से एंजॉय करो, ठीक है। तो इसको आप लोग देखना। बाकी आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में यहाँ पर अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। आज की डेट में अगर किसी इंसान को शादी करनी है तो वो एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ में शादी नहीं होती है, वो नॉर्मली माना जाता है कि दो परिवारों की आपस में शादी हो रही है। तो ये जब दो परिवारों की शादी होती है तो कई सारी बातें की जाती हैं कि अच्छा लड़की है कितने तक पढ़ी है, लड़का कितने तक पढ़ा है, कितना कमाता है, लड़की क्या काम जानती है, तो बहुत सारे एक दूसरे के बारे में डिबेट और डिस्कशन होते हैं। एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी, एक बिचौलिया होता है। बिचौलिया क्या रहता है यहाँ पर, वो कोशिश करता है कि दोनों के रिलेशन जो है वो अच्छे बने रहें, पर लेकिन जैसे शादी होने के बाद में कल को दोनों के बीच में अगर रिलेशन खराब होते हैं तो कई बार बिचौलिया की जाकर गर्दन पकड़ी जाती है। क्यों भाई ये क्या शादी करा दी यार तूने तो बोला था सारी चीज सही रहने वाली है, यहाँ पर तो सांस ही नहीं आता है, घर में 24 घंटे लड़ाई होती रहती है, अब कैसे इसको लेकर चलना है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिलेंगे। तो उसको सुलझाने के लिए जैसे बिचौलिया रहता है, दोनों फैमिली के रिलेशन अच्छे बने रहे, उसको देखने के लिए यहाँ पर इसी पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलेगी BITS, इसको बोलते हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने अगर चाहे तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात की जा रही है इन ऑर्डर टू एड्रेस द शॉर्टफॉल इन फॉरेन इनफ्लो, यानी कि आज के डेट में अगर फॉरेन कंट्री से हमारे देश में कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, ठीक है, तो देयर इज ए नीड फॉर एडॉप्शन ऑफ मोर बैलेंस्ड अप्रोच इन द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का मतलब क्या होता है, पहले तो बायलैटरल का मतलब होना चाहिए आप लोगों को पता, यानी कि दो कंट्री के बीच में अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसको लेकर ट्रीटी है, यानी कि दो कंट्री के बीच में कैसे संतुलन बनाकर रखना है। अगर कल को चलकर यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट निकल कर आता है तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ में व्यापार करेंगी तो यहाँ पर अगर कल को कोई दिक्कत हो जाती है, इनके व्यापार में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर हमारे देश में आकर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है और हमारे यहाँ पर हम लोगों ने पता चला अपनी कंट्री के रूल और रेगुलेशन को चेंज कर दिया, यानी कि जिस टाइम वो इन्वेस्टमेंट करने आए थे तब से लेके अब अगर वो चेंज कर रहे हैं यहाँ पर खासकर उनके आने के बाद में, तो दोनों कंट्री के रिलेशन जो है वो बिगड़ते हुए नजर आएंगे। इसलिए अगर कोई पौधा यहाँ पर आगे लेकर चलना है तो पानी जो है दोनों कंट्री को उसमें देना पड़ेगा, तभी चीजें जो है वो आगे बढ़ती यहाँ पर नजर आएंगी। अभी हुआ क्या, हमारी कंट्री के द्वारा एक नया मॉडल लाने की बात की गई जिसमें हम लोग अच्छे से हर एक कंट्री के साथ में अपने जो रिलेशन उनको इंप्रूव करने की बात करें। तो गवर्नमेंट वांट्स टू रिन्यू, एक तरीके से रिन्यू करना चाहती है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी 47 नेशन के साथ में, और इसके चलते उन कंट्री के साथ में गए बात की। तो इंडिया के द्वारा यहाँ पर अभी कई सारे ऐसे केसेस निकल के आए, जैसे वोडाफोन का केस हो गया, कैरिंग इंडिया वाला केस हो गया, जिसमें हमारी कंट्री बुरी तरह हारी है। यहाँ पर रीजन क्या था, रीजन था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है, यानी कि आज की डेट में जैसे मैं बोल रहा हूं आप लोगों को पिछले 5 साल से मैं आप लोगों को पढ़ाता हुआ नजर आ रहा हूं, ठीक है, तो मैं बोलने लगूंगी 5 साल की फीस आप लोगों को पे करनी है। अगर आगे से आप लोग मेरे से पढ़ना चाहते हैं, ये उन्हीं को लेक्चर मिलेंगे जो कि 5 साल की फीस पे कर देगा। अब यहाँ पर इसके अलावा किसी को और लेक्चर नहीं मिलेंगे। तो ये क्या हो गई, ये तो एक तरीके से गलत बात होगी। सर आपने तो बोला था कि आप जब तक पढ़ाते रहेंगे आप हमसे कोई फीस नहीं लेंगे, ठीक है, तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है जब तक पढ़ाता रहूंगा फीस नहीं लूंगा, पर मुझे लग रहा है कि पीछे वाली फीस मुझे आप लोगों से लेनी चाहिए। तो ये बोलेंगे ऐसा तो कोई एग्रीमेंट था ही नहीं यहाँ पर कि ऐसा कुछ करोगे आप लोग, तो क्या करोगे आप लोग, ठीक है आपका नहीं पढ़ाने का मन है तो छोड़ दो, हम कुछ और देख लेते हैं। तो ये सोल्यूशन निकल कर आएगा, ये समझ में आता है कि हाँ, पर लेकिन अगर कंडीशन ये बन रही है अकेला इंसान पढ़ा रहा है, चलो वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है, ठीक है, कल को चलकर पूरी टीम बन जाती है तो वो चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट पॉसिबल नहीं है, फिर कुछ ना कुछ फीस रखनी पड़ेगी। अगर वो फीस रखनी है तो फीस आज से ही आप लोगों को रखनी है, ना कि पीछे की फीस जाकर लोगे 5 साल की फीस आप हमसे। तो ये आप लोग बोलोगे सीधे सीधा अगर कोई फीस रखनी है तो वो आज आपने टीम बनाई है, उनकी सैलरी देनी है, उनके लिए आप लोग काम करना है, तो यहां से फीस रखना स्टार्ट करो, ना कि पिछले 5 साल की फीस आप हमसे मांगोगे। तो ऐसे थोड़ी ना होता है, तो ये तो गलत बात है। तो ऐसे कई सारे केस हमारे देश में भी किए गए। यहाँ पर क्या किया गया, उसमें किया गया कि 2000 अगर कोई 12 में कोई कंपनी आई है उसको 2018 में बोला गया कि पिछले का भी टैक्स देना है, पिछले 6 साल का तुमको, हम लोगों ने ऐसा कुछ प्रोविजन अपने उसमें टैक्स में किया है। कंट्री बोलेगी, वो कंपनी बोलेगी बेवकूफ हो गए हो क्या, ऐसा कुछ था ही नहीं जब हम लोग यहाँ पर आए।
तो ये आप लोगों को रंग बदलते रिश्ते आप लोगों को यहाँ पर नजर आते हैं, तब ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर अगर कुछ भी चेंज करना चाहिए वो प्रेजेंट टाइम से आगे फॉरवर्ड चलना चाहिए, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव आप लोगों को जाकर चेंज करना चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि पीछे जाकर चीजों को चेंज कर देना, तो वो गलत चीजें होंगी, इस तरीके से आप लोग कभी काम नहीं कर सकते। तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा। तो जो भी यहाँ पर ट्रीटी है, जो भी यहाँ पर इस तरीके से तो नई इकोनॉमिक सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आगे लेकर चलना है, ताकि सिचुएशन जो है वो डेवलपमेंट की बने और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ में यहाँ पर कंट्री के रिलेशन और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले। तो इसके चलते यहाँ पर अभी ट्रीटी को आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। जहां जहां पर भी ट्रीटी लैप्स हुई थी उनको फिर से एक तरीके से रिनोवेट करने की बात की जा रही है, नेगोशिएट करने की बात की जा रही है, तो एक नया मॉडल लाया जा रहा है। तो ये जो मॉडल होगा यहाँ पर, इसके चलते हम लोग चीजों को फ्यूचर में अच्छे से लेकर चल पाएंगे और साइन करेंगे, रिवाइज करेंगे, ताकि आगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करें। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उससे अच्छा बढ़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट बढ़ेगा। आर्बिट्रेशन कैसे करेंगे, यानी कि कल को अगर दिक्कत होती है तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे वो भी रहते हैं। टैक्स जो इश्यूज होते हैं उनको भी कैसे सोल्व करने हैं, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में सारी बातें मेंशन की जाती है। तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे से चीजों को आगे लेकर चल सके। तो ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा बायलैटरल ट्रीटी के बारे में, ठीक है। तो इसके चलते दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ में इक्विटेबल ट्रीटमेंट करती है, यानी कि शादी उन्हीं के बीच में होनी चाहिए जो परिवार जो है हैसियत में एक दूसरे के बराबर हो। ऐसे नहीं कि बहुत अमीर हो गया दूसरा बहुत ज्यादा गरीब हो गया, तो इससे क्या होगा, जो अमीर वाला है वो गरीब वाले को हमेशा सताता हुआ नजर आएगा, उसकी सुनेगा नहीं। अगर पता चला गलती से गरीब वाले की लड़की चली गई अमीर के यहाँ, तो वो उसको वैसे परेशान रखेगा। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दो कंट्री एक दूसरे के साथ में जब व्यापार करें तो एक दूसरे को इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पर मिलना चाहिए। अब यहाँ पर अमीरी और गरीबी वाला जो गैप है वो यहाँ पर साइड में हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें जो है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर आप लोगों को डिपेंडेंट देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके बारे में ये सारी बातें, इसके मैंने नोट्स भी देखे, जो भी बातें मैं बोलता हूँ ना सबके नोट्स भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या है, ठीक है। इसी के साथ में बेसिक चीजें अगर बात करें तो 1994 में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यूके के साथ में मिलकर हम लोगों ने साइन किया था बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। आगे चलकर 86 कंट्री लगभग ऐसी होगी जिनके साथ में ऐसी ट्रीटी देखने को मिले। तो इसकी वजह से हमारे देश में काफी लार्ज स्केल पर एफडीआई भी आना इन्वेस्ट हो गया, जिसको फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप लोग बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसके चलते फिर हम लोगों ने चीजों को रिव्यू करना स्टार्ट किया। कई सारी 2016 में हम लोगों ने नया मॉडल लेकर आए हम लोग यहाँ पर। इस नए मॉडल में कई सारी ऐसी बातें रख दी जो बाहर वाली कंट्री जो है वो सदमे में आ गई। वो कैसे, मान लीजिए हम लोग बोले कि कल को अगर कोई लड़ाई हो जाती है कंट्री के बीच में यहाँ पर कंपनियों में, तो यहाँ पर कंट्री की जो भी कंपनी होगी उसका सोल्यूशन जो है सुप्रीम कोर्ट निकालेगा। और बाहर वाली कंपनी ये बोलेगी यार सुप्रीम कोर्ट तो तुम्हारा है, ये हम कैसे ट्रस्ट कर ले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो इसलिए वो बाहर वाली कंपनी जो है वो यहाँ पर कोशिश करेगी कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई आर्बिट्रेशन सेंटर है अगर, जैसे सिंगापुर में हो गया, ठीक है, तो वहां पर जाकर सोल्यूशन निकाला जाए, ना कि तुम्हारी कंट्री के अंदर, क्योंकि तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट है, तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारे जज हैं, तो तुम तो अपने बारे में बातें करोगे। तो इसलिए यहाँ पर ये भी दिक्कतें देखने को मिलती है। हमारे इसमें ये बोला गया कि इसको इस तरीके से लेकर चलेंगे। तो इसके चलते जो भी इश्यूज थे, ठीक है, कि नैरो डेफिनेशन रख दी गई, अपनी ही कंट्री के अंदर सारी चीजें करेंगे, ठीक है। प्रॉपर एक प्रॉपर डिस्क्रिशनरी जो चीजें होनी चाहिए थी उसके ऊपर फोकस नहीं किया गया जैसे चीजें चलनी चाहिए थी। तो कई सारी इश्यूज आप लोग यहाँ पर निकल कर आए, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई। तो यहाँ पर भी बात की जा रही है मेक इन इंडिया अगर 2.0 हम लोग को लेकर चलना है, एफडीआई हम लोग को ढंग से लेकर आनी है, तो एक ऐसा मॉडल लेकर चलना चाहिए। वरना क्या होगा, हमारे देश में नहीं आएंगे, चाइना में जाकर इन्वेस्टमेंट करेगी, कहीं और जाकर इन्वेस्टमेंट करेगी। तो बैलेंस अप्रोच आप लोग यहाँ पर लेकर चलनी चाहिए। आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था जो कि आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को इसीलिए यहाँ पर बताई, जो कि एक बेसिक अगर फ्रेमवर्क आप लोग के माइंड में रहेगा तो आप लोग उसका आंसर अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर ये कुछ बेसिक बातें मैंने आप लोग को बैकग्राउंड की यहाँ पर बता दी। अभी यूरोपियन यूनियन और भी कई सारी कंट्री के साथ मिलकर हम लोग नेगोशिएशन को आगे लेकर चल रहे हैं, और इसी के साथ में कोशिश ये की जाती है कि कल को कोई भी दिक्कत दोनों कंट्री के बीच में न देखने को मिले। तो शादी विवाह वाला फंडा आप लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस तरीके से, ताकि रिलेशन आगे बढ़ते रहे, ठीक है। तो ये होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, और फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो फिर मैं हूं ना, टेंशन काहे को लेने का यानी कि यार अच्छे से कोशिश करो, चीजें अपने अच्छे से कवर करते रहो, ठीक है। अभी हमारी कंट्री में कई सारे राज्य ऐसे जिसमें इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें से पंजाब एक है, उत्तराखंड दूसरा है। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को जो उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, ये मणिपुर हो गया और ये गोवा हो गया। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर इलेक्शन हमारे देश में होने वाले हैं, और इनके राज्यों के अंदर में यहाँ पर इलेक्शन की जो डेट है वो भी यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी गई है। आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पर 7 फेज में होने वाले उत्तर प्रदेश के अंदर में, जहां पर असेंबली की जो सीट है वो 403 है। पंजाब के अंदर होंगे यहाँ पर, जहां पर असेंबली की सीट है 117 है। उत्तराखंड के अंदर होंगे जहां पर असेंबली की सीट जो है 70 है। मणिपुर के अंदर 60 और गोवा के अंदर 40 देखने को मिलेगी। तो अलग अलग फेज में यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं। हमारी कंट्री में जो यहाँ पर सुशील चंद्रा जी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनके द्वारा यहाँ पर इसका अनाउंसमेंट किया गया। तो जैसे ही इसका अनाउंसमेंट किया गया तुरंत हमारे देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, ठीक है।
तो यानी कि इलेक्शन के यहाँ पर जो होते हैं यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको बेसिकली इंप्लीमेंट कर दिया जाता है ताकि सिचुएशन जो है उसको सही डायरेक्शन में लेकर चला जा सके, हमारी कंट्री में कोई आनंद फानन वाली चीजें देखने को नहीं मिले। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में आप लोग कुछ बातें याद रखिएगा जो कि यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आर्टिकल में कई सारी बातें बताई गई हैं, वो बेसिकली यहाँ पर है कि क्या हम लोग को यहाँ पर कॉन्टिन्यूअसली चीजों को लेकर चलना चाहिए, जैसे अभी यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है कोविड-19 का, तो क्या इलेक्शन जो है वो लोगों की जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लाइफ और इलेक्शन में कैसे आप लोग चीजों को कंपेयर करके चल रहे हैं। तो कई सारी ऐसी बातें यहाँ पर की जा रही है, पर लेकिन आप लोग नॉर्मली अगर चीजों को समझोगे तो आप लोग समझ पाओगे कि सिचुएशन जो है वो कैसी है देश के अंदर में, तो उसको कैसे बैलेंस बना के चलना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसी के साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और लोगों को कैसे काम करना पड़ेगा वो जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई कंपेन किया जाएगा, जब भी कोई ऐसी चीज देखने को मिलेगी तो उसको एक प्रॉपर वे में हैंडल करना पड़ेगा। पर लेकिन वही बात है, बोलने में अच्छी लगती है चीजें सारी, पर लेकिन ग्राउंड पर जब जाकर देखोगे तो सब जो है धज्जियां उड़ती हुई नजर आती है रूल और रेगुलेशन की। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 1960 में केरला के अंदर सबसे पहले लाया गया, फिर लोकसभा इलेक्शन में 1962 में और पूरे देश में 1991 में इसको इंप्लीमेंट किया गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नॉर्मली खुद की पावर नहीं है यहाँ पर, ये बिल्कुल सीबीआई जैसा ही है, जैसे सीबीआई जो है उसकी खुद की कोई औकात नहीं रहती है, इधर उधर से जुगाड़ कर करके अपना एक बेस बनाती है, ठीक है। जैसे कि एक स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से पावर ले ली, कल को कुछ और चीजें चाहिए तो इधर उधर से अपनी चीजें इकट्ठी करती है। तो ऐसा ही आप लोग को देखने को मिलेगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहने के लिए इंप्लीमेंट किया था, पर लेकिन रियलिटी में पावर लेता है इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। इसीलिए ये बोला था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को स्टैट्यूटरी जामा पहना दो, कोई इसको खुद की पावर दो, या फिर ये बोलते हैं कि इसको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में रख दो, अगर कोई कल को कोई बदतमीजी काटता है तो उसकी बदतमीजी को जो है साइड दर किनारे किया जा सके। तो ये कई सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछता हूँ, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इलेक्शन कमिश्नर। तो पार्लियामेंट अपॉइंट करती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को हमारी कंट्री में। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया करंटली देयर आर 4 मेंबर इन द इलेक्शन कमिश्नर, जो कि इलेक्शन कमिश्नर के अंदर 4 मेंबर देखने को मिलेंगे। तो सही आंसर क्या है आप लोग बताइए, दोनों सही है, एक सही, दो सही है, एक सही है, या फिर कोई सा भी सही नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। 2 क्वेश्चन और आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि ये रिसेंटली अभी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन सी थी हमारे देश में बनाई गई, ठीक है। तो जो ऑफिस में यहाँ पर रही 1990s में, यहाँ पर 26 दिसंबर से लेके ये बेसिकली 26 नवंबर से लेके 11 दिसंबर तक का, तो ज्यादा लंबा नहीं रहा। तो वीएस रामा देवी, जीएस दास, एसके बेदी, इसी के साथ में आरएन जिनका नाम है निकम, ठीक है। तो सही नाम बताइए आप लोग क्या है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर बात की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के बारे में अगर बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो काम करता है यहाँ पर, ठीक है, तो कौन काम करता है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जिसको आप लोग बोलते हैं, डीएम, पुलिस कमिश्नर, तहसीलदार, या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, इसको पोज कर एक बार आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, तब तक मैं आर्टिकल कंप्लीट करता हूं, फिर आप लोग को आंसर बताता हूं, ठीक है। देखता हूं कौन सी आंसर देता है। तो अभी यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी जो थी यहाँ पर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस के द्वारा भी बोला गया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अंदर इसको डाल दो, पर लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये निकल कर आता है कि कल को अगर हम लोग इसको स्टैट्यूटरी तौर पर इंप्लीमेंट करेंगे तो दिक्कत ये देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो पावर में जो यहाँ पर कौन आ जाएगा पिक्चर में, वो आ जाएगा पिक्चर में सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट पिक्चर में आता है तो यहाँ पर दिक्कत रहेगी, लंबे समय तक यहाँ पर काम चलता रहेगा, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम फ्रेमवर्क में आप लोग इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, बोला ना कि 7 फेज में, कहीं 2 फेज में, तो पर लेकिन ये दिक्कतें देखने को मिलेगी, तो इसलिए प्रॉब्लम निकल कर आती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्रॉड एप्लीकेशन क्या रहता है कि वेलफेयर स्कीम जो भी चला रखी है उनको बेसिकली रोका जाए, नॉर्मल ये रहता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन जो वेलफेयर स्कीम होती है गवर्नमेंट का वर्क, उसको रोका जाए। जो भी पब्लिक कैंपेन जो भी होते हैं यहाँ पर वेलफेयर स्कीम के बारे में बात करें, अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर होते हैं यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ जाते हैं, ठीक है। और भी जो भी चीजें यहाँ पर एक तरीके से गवर्नमेंट के अकोमोडेशन वगैरह उनका यूज नहीं कर सकते, इन सब चीजों के लिए व्हीकल वगैरह यानी ऑफिशियल जो चीजें हैं, ठीक है, उनका यूज नॉर्मली प्रोहिबिट किया जाता है। तो यह नहीं रहता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पर रहता है, कैसे लाउड स्पीकर का यूज करना है, बहुत सारे ऐसे प्रोविजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बेसिक पर्पज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बेसिक बैकग्राउंड तैयार करना है यहाँ पर, ताकि सबको अच्छा लेवल देखने को मिले। तो पहला क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से, ठीक है, आप लोगों के हिसाब से बताइए, इसका आंसर है डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें, चलिए आप लोग इसको बताइए कौन अपॉइंट करता है यहाँ पर आज के में, ये आप लोग जाकर एक बार सर्च कीजिएगा, और एक चैप्टर पॉलिटी का देख सकते हैं आप लोग, रिवाइज कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाला चैप्टर डिटेल में पढ़ा रखी है पॉलिटी, एक बार जाकर सर्च करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाय वीर, तो कई सारी चीजें आप लोगों के सामने खुलकर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर कौन सा आंसर है सही, कल इनके आंसर देता हूं, चलो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लीजिए, आप लोगों को भी टाइम लगना चाहिए, थोड़ा सा एफर्ट लगना चाहिए, तभी अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ये आ रहा है रिसेंटली अभी जो भी यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिली उसके चलते जो सोसाइटी पर इंपैक्ट पड़ा। मोटे मोटे तौर पर बोले तो कोविड-19 के इंपैक्ट के बारे में बातें की जा रही है काफी लार्ज स्केल पर। बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर है हमारे देश में जो एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं, आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा। तो ये जो माइग्रेंट वर्कर है जो एक एरिया से दूसरे एरिया में आज के डेट में जाते हैं, तो जब एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं और फिर यहाँ पर लॉकडाउन लगता है, फिर अपने देश में वापस आते हैं, तो इनके बारे में बातें कौन करते हैं,
कौन यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर सारी चीजें जो है वो नॉर्मल रखनी है, कैसे चीजों को लेकर चलना है? तो यहाँ पर दुनिया भर के माइग्रेंट वर्कर के बारे में नॉर्मली जो प्रोविजन देश के अंदर होने चाहिए वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें निकल कर आती हैं। तो कई सारी बातें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है राइटर के द्वारा। आज की डेट में अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर देखें हमारी कंट्री के अंदर में, तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिसमें बाहर से आए हुए लोग काम करते हैं, चाहे खेतों में बात कर लें, चाहे आप लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लें, पर लेकिन उनको वो वाली सेफ्टी, वो वाली सुरक्षा नहीं मिल पाती है जो उनको मिलनी चाहिए। तो इसके चलते दिक्कतें देखने को मिल जाती है। स्वास्थ्य के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, मेडिसिन के बारे में बात कर लीजिए, या फिर उनको कुछ एक ग्रांट देने के बारे में बात कर लीजिए। कोविड-19 के टाइम पर ये सारी दिक्कतें देखने को मिली। तो सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ा कोविड-19 का, वो तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए खासकर। और खासकर जब सोसाइटी पर इंपैक्ट पड़ रहा है तो एक पर्टिकुलर सेक्शन पर, जैसे कि माना यह जा रहा है कि लगभग हमारे देश में 140 मिलियन के करीब माइग्रेंट वर्कर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ में और अलग अलग एरिया में काम करते हुए नजर आएंगे यहाँ पर, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया। तो कैसे इनके लिए बैलेंस बनाना है, तो वो भी बातें की जाती है। तो सोशल इंपैक्ट अभी कोविड-19 का क्या देखने को मिला, तो कोई ऐसे हैं जैसे बच्चे के ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिला, वुमेन के ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिला, बुजुर्ग के ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिला, एनवायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिला, इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिला, पॉलिटिक्स के ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिला, एजुकेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिला, हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिला, ठीक है। तो ये इंप्लॉयमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिला, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, अगर आप लोगों को लिखने के लिए कोई बैठ जाए यहाँ पर, तो ये सारे पॉइंट आप लोग वहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि एडिटोरियल का ये फायदा रहता है, आप लोगों का एक जो नेक्स्ट लेवल का आप लोगों का विस्तार करता है। और कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जीएस पेपर 3, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आप लोगों के कवर किए हैं, और आप लोग देखते हैं जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 का मैक्सिमम कॉम्बिनेशन जो है वो आप लोगों को एडिटोरियल से कवर होता हुआ नजर आएगा। ऐसे ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं, ऐसे ऐसे मैंने इंटरव्यू सुने जिसमें बोलते हैं कि बस न्यूज़पेपर कवर किया प्रॉपर वे में, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, और मेंस क्लियर किया है लोगों ने। क्यों? क्योंकि जब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं इसका मतलब ये हो गया कि स्टैटिक पोर्शन कवर कर लिया उन्होंने और कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कई सारी एनजीओ हैं जो आज के डेट में डेटा सामने निकाल कर लेकर आ रही है कि क्या क्या इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो सोशल सेक्टर की जब आप लोग बात करते हैं, इसमें सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा एजुकेशन के बारे में और हेल्थ के बारे में बात की जाती है। क्योंकि अगर एजुकेशन और हेल्थ इंसान को सही मिल पा रही है तो फिर वो आगे चलकर इंप्लीमेंट करता हुआ नजर आएगा। तो उसके चलते यहाँ पर ये सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। हेल्थ के लिए कई सारी स्कीम यहाँ पर काम कर रही थी, पर क्या उसमें प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हम लोग प्रॉपर वे में हेल्थ प्रोवाइड करा पाए, इसलिए कई सारी जो महिलाएं हैं वो दिक्कत में पड़ती है यहाँ पर नजर आई। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे, आई होप कि अगर लिखने के लिए कल को आएगा तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आएंगे। और मैक्सिमम जब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग को देखने को मिलेगी वो स्टेट गवर्नमेंट की कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो वो यहाँ पर इन चीजों को मेंटेन रखे, क्योंकि कल को जो इंडस्ट्रीज होती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है और कोई भी बाहर से काम करने जाता है तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि यहाँ पर जो भी वर्कर आ रहे हैं इतनी दूर से वो सारे उनको वहां पर कम से कम प्रॉपर वे में एक सही लेवल पर उनको चीजें प्रोवाइड कराई जाए। तो इनके ऐसे नहीं कि प्रॉफिट के चक्कर में आकर सबकी बेसिकली बेकदरी कर रखी है, तो वो चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये है पर्टिकुलर आर्टिकल, आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सोसाइटी के पॉइंट ऑफ से या फिर हेल्थ के पॉइंट ऑफ से भी आप लोग बोल सकते हैं। किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो किसी का जन्म होता है, तो यहाँ पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट को होनी चाहिए। आप लोग बोलोगे क्यों गवर्नमेंट इसका क्या करना चाहती है अगर यहाँ पर इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें, तो इसके चलते आप लोग ये वाली स्लाइड बेसिकली आप लोग देख सकते हैं। अगर कल को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अपडेट करना है सिटीजनशिप अमेंडमेंट के तहत जो यहाँ पर काम किया जा रहा है, इसके साथ में रजिस्ट्रेशन करना है इलेक्टोरल रोल के अंदर में, आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन, राशन कार्ड का रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो सारी चीजों में आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली ये डेटा की जरूरत पड़ेगी। हमारे देश में पता चला कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, और उसका राशन कार्ड अभी भी चल रहा है, ठीक है, कोई और यूज कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें गलत है। तो ये तो बिल्कुल ऐसे है किसी इंसान की डेथ होगी और कोई यहाँ पर आज के में क्या कर रहा है, उसका फेसबुक यूज कर रहा है, ट्विटर यूज कर रहा है, उल्टे सीधे कमेंट कर रहा है, सोसाइटी में रोज फैल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एनपीआर में यहाँ पर जब डेटाबेस के बारे में बात की गई तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 119 करोड़ के करीब रेजिडेंट जो है उनको यहाँ पर इकट्ठा किया गया ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर एनआरसी के तहत भी डेटा निकल कर आया। तो फर्स्ट फेज अभी सेंसस के तहत यहाँ पर कंडक्ट कराया जा रहा है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो बेसिक पर्पज आप लोग क्या देखने को मिलेगा समझते हैं। पहले यहाँ पर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में समझते हैं, क्योंकि इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। हमारी कंट्री में सिविल रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम है, सिविल मतलब सोसाइटी में जो सिविल लोग रहते हैं उनका डेथ और बर्थ के बारे में यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। तो हमारी कंट्री में एक एक्ट है जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड द डेथ एक्ट, जिसको 1969 का एक आप लोग कानून बोलते हैं। ये बोलता है कि यहाँ पर इनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी चाहिए, ठीक है। कई सारे रूल भी निकल कर आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1999 में प्रस्तुत किए गए कि चीजों को कैसे लेकर चलना है। तो यहाँ पर काम करना है स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर, ताकि चीजें आगे चल पाए। और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पर बेसिकली इसके एडमिनिस्ट्रेशन में, कोऑर्डिनेशन में होम मिनिस्ट्री के साथ में यहाँ पर काम किया जाता है।
यहाँ पर समझा जाता है कि सेक्स रेशियो कैसा है, NMR क्या है, IMR क्या है, इंडियन मोर्टेलिटी रेट है, एक तरीके से यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। और इसी के साथ में जो चीफ रजिस्ट्रार, जो यहाँ पर चीफ रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ, जो चीफ रजिस्टर यहाँ पर चीफ रजिस्टर है उसका ऑफ बर्थ और डेथ, ये कंप्लाई करता है, यहाँ पे कंपाइल करता है बहुत सारे डेटा को, ताकि यहाँ पर आगे चलकर उसको यूज किया जा सके। तो ये बेसिक फंडा रहता है। तो इससे क्या होता है, इससे हम लोग चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं। तो उसी में अभी यहाँ पर अमेंडमेंट करने की बात की गई थी। और एक अमेंडमेंट तो ये कहता है कि यहाँ पर चीफ जो रजिस्ट्रार है वो अपॉइंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, और मेंटेन करेगा यहाँ पर अपना यूनिफाइड डेटा अपने स्टेट लेवल के ऊपर, और इंटीग्रेट करेगा डेटा को नेशनल लेवल पर और यहाँ पर रजिस्ट्रार जनरल के साथ में। यानी कि कहने का मतलब ये है स्टेट इसको इकट्ठा करेंगे और नेशनल लेवल पर इसको लेकर चलेंगे। इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को तैयार किया जाएगा, ये बातें यहाँ पर बोली गई। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो बर्थ एंड द डेथ है उसके बारे में बात की जा रही है, तो उसको मेंटेन करने की बात की जा रही है नेशनल लेवल पर कि कितनों की जान गई है, कितने पैदा हुए, कितनों की जान गई है। अब मुद्दा यहाँ पर ये निकल कर आता है कि चलो ये तो समझ में आ रहा है कि बर्थ वालों को आप लोग इकट्ठा कर रहे हो, पर लेकिन कई सारे लोग ये बोलते हैं कि डेथ वालों को क्यों इकट्ठा कर रहे हो, तो उसके बारे में कई सारी बातें देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर उसको इशू बनाया जाता है कि क्या डेथ वालों का भी डेटा इकट्ठा करना जरूरी है, क्योंकि जब डेथ हो गई तो उसमें क्यों मेहनत कर रहे हो, कुछ प्रोडक्टिव काम कर लो। तो उसके चलते भी कई सारी बातें निकल कर यहाँ पर आती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि हाँ ऐसा भी इशू सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। कल को चलकर कोई बातें अगर आप लोगों से पूछने लगे तो उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रपोजल यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो चीफ रजिस्ट्रार मेंटेन करते हैं जो भी यूनिफाइड डेटा होता है, और वैसे स्टेट लेवल पर डेटा इकट्ठा किया जाता है, स्टेट को काम दे दिया जाता है, और फाइनल जो काम होता है वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एक्ट के बारे में मैंने बता दिया कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसके आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सारे आर्टिकल जो थे मैंने एक एक कर आप लोग यहाँ पर कवर करा दिए। अब न्यूज एनालिसिस की तरफ को चलते हैं, कई सारी और इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को जानने को मिलने वाली हैं, ठीक है। आइए एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले कोविड-19 की सिचुएशन जो है वो काफी लार्ज स्केल पर खराब हो गई है, हॉस्पिटलाइजेशन लोगों का बढ़ने वाला है, तो उसको कैसे लेकर चलना है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और चीजों को आगे समझिए कैसे चीजें सही करनी है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है यहाँ पर एक कमेटी, एक पैनल, जो कि देखेगा यहाँ पर अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की सिक्योरिटी में जो ब्रीच हुआ वो नहीं होना चाहिए था, जो कि एक गलत चीज थी, उसके बारे में बातें की जा रही है। तो ये गलत है, यहाँ पर इसको कैसे इंप्रूवमेंट करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर कई सारे आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, इस तरीके का बिहेवियर उनका नहीं होना चाहिए था, ठीक है, ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं। 2 जज जो हैं उनके द्वारा अभी कृष्णा वाटर जो डिस्प्यूट है उससे अपने आप को बाहर निकाल लिया है। तो इसके बारे में समझते हैं, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट के बारे में। कृष्णा वाटर क्यों, कई सारे समझे ना यहाँ पर। आज के दिन में बात करें तो रवि के बारे में बात करें तो रवि रिवर जो है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच में दिक्कत रहती है। नर्मदा रिवर जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के बीच में लड़ाई करती है। कृष्णा रिवर जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के बीच में लड़ाई करती है। गोदावरी रिवर जो है यहाँ पर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बीच में लड़ाई करती है। और पेरियार जो रिवर है यहाँ पर ये तमिलनाडु और केरला के बीच में। तो हमारा मुद्दा क्या है, हमारा मुद्दा यहाँ पर कृष्णा रिवर के बारे में। तो ये सारे मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी प्रोवाइड करा दिए। कल को अगर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में लिखने के लिए आ जाते हैं तो ये पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर होने चाहिए। आखिर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 262 ये पावर देता है यहाँ पर बेसिकली इंटर स्टेट डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए यहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है, कानून बना सकती है। तो इसलिए पार्लियामेंट ने 2 एक्ट बनाए यहाँ पर, रिवर बोर्ड एक्ट 1956 का और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 का, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। रिवर बोर्ड जो है ये प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो रेगुलेट कर सके रिवर को दोनों राज्य के बीच में। और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए जो कि दोनों एरिया के बीच में सॉल्यूशन निकाल सके। तो ये बेसिक पावर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग मैं आप लोगों को आर्टिकल यहाँ पर बताता हूँ जो आप लोग याद रखते हैं। आर्टिकल 131 यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को भी पावर देता है। बेसिकली 131 यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो यहाँ पर 2 राज्य के बीच में अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर उनके बीच में कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पर चीजों को लेकर, तो ये भी यहाँ पर डिस्प्यूट में एंट्री कर सकते हैं। तो ये एक आर्टिकल और याद रखिएगा। बाकी कृष्णा रिवर जो है वो सोर्स है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से निकल कर आते हैं। ड्रेनेज आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर 4 राज्य के अंदर, महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटक, इसी के साथ में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होता है, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाता है। ट्रिब्यूटरीज तुंगभद्रा हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर महाबलभा हो गया, कोन्यांक, भीमा, कई सारी रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी। हल्का सा याद इनके बारे में भी आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट हेट स्पीच के बारे में यहाँ पर बात करें तो हेट स्पीच को यहाँ पर डिफाइन जो किया गया था, ये 260 जो हमारी कंट्री में रिपोर्ट आई थी उसमें यहाँ पर डिफाइन किया गया था। बोला गया सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट इश्यू है जिसको आप लोग समझ सकते हैं। तो इसको कैसे रोकना है उसके बारे में बात की जाती है। हमारे पास में फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के तहत, पर लेकिन इसके साथ में आप लोग ये नहीं बोल सकते कि हेट स्पीच का भी अधिकार आप लोगों को दे रखा है। रिस्ट्रिक्शन लग सकती है आप लोग की हेट स्पीच अगर किसी को नुकसान पहुंचाती है। इवन हमारे पॉलिटिशियन को भी यहाँ पर अगर बात करें तो उनको बोलने का अधिकार नहीं रहता है। अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के बारे में बात करें
इसी के साथ में इंडियन पिनल कोड अगर बात करें उसका सेक्शन 153A 153B, इसी के साथ में इंडियन पिनल कोड का 295A, ये कई सारे सेक्शन ऐसे हैं रिलीजन के नाम पर, रीजन के नाम पर कोई भी अगर कोई हेट स्पीच फैलाता है तो उसको रोकना है। तो ये बातें यहां पर की जाती है। तो सारे नोट्स मैंने प्रोवाइड करा दिए, देख लेना आप लोग यहां पर। बाकी पहले भी यहां पर रोका गया है, इस तरीके के रीजन आए हैं। सेक्शन 66A गवर्नमेंट कोई अगर ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें करते हैं तो उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो यानी कि बैलेंस बनाकर चलने की बात करते हैं कि लोगों को ऐसा भी नहीं कि वो क्रिटिसाइज करने से बिल्कुल ही रोक दे, और ऐसा भी नहीं कि लोग जो है वो दंगे फसाद करते हुए नजर आए। तो एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। ये यहां पर बात की जा रही है 2 लाख लोगों को लगभग बोला है 2 लाख मोर जॉब मिलेगी यहां पर इन 9 सेक्टर में। 9 सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, आईटी हो गया, ट्रेड हो गया, ये यहां पर ट्रांसपोर्ट, ये सारे सेक्टर में बात की जा रही है। तो इसके ऊपर एडिटोरियल भी आ सकते हैं आने वाले टाइम में, तो आप लोग को हल्का सा आइडियाज के बारे में रखना है। वैसे मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड इसके बारे में सारे करा दूंगा, जैसे कि कौन कौन से सेक्टर में पिछले दिनों हम लोगों ने बात की थी ना कि कौन कौन से सेक्टर में अभी रिसेंटली जॉब दी गई है, तो उसके बारे में आप लोग काफी डिटेल में बताए हुए थे यहाँ पर कि हाँ ये सेक्टर है यहाँ पर, इनमें अभी काफी सारी जॉब यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो वो तो सारी हम लोगों ने डिस्कस किया था, अभी रिसेंटली प्रस्तुत किया गया था। तो ये याद रखिएगा लेबर ब्यूरो जो है, मिनिस्ट्री ऑफ जो लेबर है उसके अंदर यहाँ पर ये डेटा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो जिसके चलते यहाँ पर बताते हैं कि हमारी कंट्री में जॉब की कंडीशन कैसी है। तो पिछले दिनों भी हम लोगों ने एक ऐसा ही डेटा डिस्कस किया था, अगर आप लोग थोड़े लंबे समय से कनेक्टेड है तो ये वाला डेटा मैंने बताया था, जिसमें बोला था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी ज्यादा जॉब बढ़ रही है, फीमेल और मेल को कितना कितना जॉब मिल रही है, ये सारी बातें मैंने डिस्कस की थी। तो लेबर ब्यूरो के द्वारा डेटा प्रस्तुत किया जाता है। बाकी यहाँ पर अभी बात की जा रही है मोलेस्टेशन के बारे में। तो यहाँ पर मुजफ्फरनगर के अंदर एक केस निकल कर आया, जिसके तहत यहाँ पर पोक्सो को अटेम्प्ट करने की बात की जा रही है कि इंप्लीमेंट किया जाए, ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, तो यहां पर बात करें पोक्सो एक्ट है हमारे देश में जो कि 2012 में लाया गया था। अगर बच्चों के साथ में कोई गलत चीजें होती हैं तो ये एक्ट को यूज किया जाता है। इस एक्ट में अगर किसी भी तरीके से अगर छेड़खानी होती है किसी भी स्टेज पर, शारीरिक, भाविक, बौद्धिक या फिर सामाजिक तौर पर, तो बच्चे का सेफगार्ड करने के लिए यहां पर ये एक्ट काम करते हैं। इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। पोक्सो एक्ट जो यहाँ पर प्रिवेंट करने का काम करता है किसी भी तरीके की छेड़खानी, पेनिट्रेशन, पोर्नोग्राफी दिखाना, वो सारी चीजें। और खासकर आसपास के जो लोग हैं जो जान पहचान वाले हैं वही ये हरकतें करते हैं यहाँ पर नजर आते हैं, कोई बाहर का इंसान नहीं आता है। तो इसलिए बच्चों को केयर प्रोवाइड कराना काफी ज्यादा जरूरी है। फैमिली मेंबर को भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए आंख बंद करके किसी के ऊपर भी, तो ये जरूरी यहाँ पर हो जाता है। गाजियाबाद के अंदर पोल्यूशन जो है सबसे ज्यादा देखने को मिला, तो नेशनल क्लीन एयर जो प्रोग्राम है उसके तहत यहाँ पर ये बातें की गई। तो याद रखिएगा गाजियाबाद जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर पोल्यूशन वाला एरिया देखने को मिला। दिल्ली जो है वो सेकंड नंबर पर है पार्टिकुलेट मैटर के अंदर में, ठीक है। बात की जा रही है रेप पनिशमेंट बट मैरिटल रिलेशनशिप इज डिफरेंट। तो हाई कोर्ट यहाँ पर ये बोल रहे हैं देखिए रेप एक अलग चीज होती है, पर लेकिन 2 पर्सन जो है वो फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं, अगर हस्बैंड और वाइफ है, तो वो किस तरीके की चीजों को लेकर चलेंगे तो इसके बारे में कौन डिसाइड करेगा। ये तो हो सकता है दोनों की लड़ाई हो रही है उसको लेकर इशू आ गया, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल इशू बन जाता है जिसको समझने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो ये एक अलग मुद्दा बन जाता है। बाकी पीएम साहब के द्वारा बोला गया कि 11 मेडिकल कॉलेज जो है अक्रॉस द तमिलनाडु यहाँ पर खोले जाएंगे। तो देखते हैं कैसे चीजें आगे बनती है, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करें, अभी रूल बनाने बाकी है यहाँ पर, तो देखते हैं कैसे रूल बनते हैं आगे आने वाले टाइम में। ये वही एक्ट है जिसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़कर सबको अपने देश में अलाउ किया गया था, जिसके चलते बोला गया था कि राइट टू रिलीजन के बारे में अगर बात करते हैं आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, तो ये सही मुद्दा नहीं था, ठीक है। तो ये बातें देखने को मिली। आईटीज के बारे में बात की जा रही है, ये यहाँ पर 4 नए डायरेक्टर अपॉइंट किए जा रहे हैं। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को एक यहाँ पर बताना चाहूंगा। आप लोग जब जाकर यहाँ पर सर्च करेंगे आईआईटी, ठीक है, आईआईटी सर्च करना आप लोग यहाँ पर, तो आप लोगों को यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। ये मैंने लगभग 13 सितंबर को यहाँ पर आईटीज के बारे में, क्या हो गया, एक सेकंड, ये तो दूसरा आ गया, एक सेकंड, हैशटैग लगा देना आप, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो आईटीज कौन कौन से हमारे देश में कब ये बनाए गए थे, तो यहाँ पर ये 20 फरवरी को मैंने शेयर किया था यहाँ पर ये स्टडी लेवल पे। ये मैं उठाकर आप लोगों का शेयर कर दूंगा, जो एसएलवी जो नहीं हमारे वाला उस पर शेयर कर लेंगे, क्या नाम है उसका, जो बेसिकली एसएलवी पीडिया वाले उस पे चैनल पे, ठीक है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है, कौन कौन से आईआईटी किस किस की हेल्प से बने थे। तो आईआईटी बॉम्बे जो है वो सोवियत यूनियन की हेल्प से बना था, आईआईटी मद्रास जर्मनी की हेल्प से, आईआईटी कानपुर ये यूएसए की हेल्प से, आईआईटी दिल्ली यूके की हेल्प से। कितने आईआईटीज हैं, कौन इनको टैकल करके चलते हैं, कब इसको बनाया गया था, 1951 में पहला आईआईटी कौन सा था, तो ये सारी बातें मैंने प्रोवाइड करा रखी है। तो एसएलवी पीडिया वाले चैनल पे मैं इसको डाल दूंगा ताकि वहां पर आप लोगों को नोट्स जो है वो अलग से दिख जाए, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत रखिएगा, बाकी आप लोग इसके बारे में समझ ही सकते हैं, ठीक है। जल्लीकट्टू जो है यहाँ पर ये 2 दिनों से न्यूज में आ रहा है, अभी आप लोगों को जल्दी ही मैं इसके बारे में बताता हूँ, आप लोगों को जल्दी ही ये देखने को मिलेगा। ये क्या कहते हैं इसमें यहाँ पर एडिटोरियल के अंदर में, ठीक है। और अगर एडिटोरियल के अंदर भी नहीं आएगा तो फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे जल्लीकट्टू क्या है, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन। तो टेंशन मत लेना, ये चीजें ऐसी हैं जो रेगुलर आती रहती है न्यूज में, ठीक है। तो ये ऐसे हैं कि यहाँ पर आप लोगों को कभी भी ऐसा नहीं कि नहीं आती है। तो यहाँ पर ये है बहुत पुराना फेस्टिवल नॉर्मली माना जाता है जल्लीकट्टू। ये आप लोगों को नॉर्मली तमिलनाडु में आप लोगों को देखने को मिलेगा और भी कई सारे एरिया में। यहाँ पर एक बुल होता है, उसके टाइम को ये रोककर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है और सेलिब्रेट किया जाता है खासकर पोंगल के टाइम पर, जैसे जनवरी के खासकर 2nd वीक में। तो अभी पोंगल आ रहा है तो उसके चलते जल्लीकट्टू को अलाउ कर दिया है। तो
सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक बार रोक भी लगाई थी, फिर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट आ गई तो उसने चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज है इसके बारे में, ठीक है। तो एक स्पोर्ट की तरीके से यहाँ पर देखा जाता है इसको, तो इसके बारे में वो भी बहुत सारी चीजें। और पोंगल आप लोगों को बताइए तो शानदार फेस्टिवल अभी यहाँ पर सेलिब्रेट किया था, जिसको यहाँ पर थाई पोंगल के नाम से भी आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि रिपीटेडली आती रहेंगी अभी आगे भी, क्योंकि सेलिब्रेशन स्टार्ट होगा तो फिर आएंगे। एमएसपी के बारे में बात की जा रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कैसे लेकर चलना है, तो ये भी एक इशू है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी कोई इसके ऊपर सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कराई जा रही है, तो ये इशू चल रहा है। बाकी सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर वो बोल रहा है कि सेक्स वर्कर को क्या आप लोगों ने सपोर्ट प्रोवाइड कराया, खाना पीना राशन प्रोवाइड कराया, क्योंकि अभी उनका काम जो है बिल्कुल खत्म पड़ा हुआ है। जब से यहाँ पर लॉकडाउन वगैरह चल रहे हैं, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो उनकी रोजी रोटी वही होती है उससे, वरना वो मर जाएंगे, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करो, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बात की जा रही है कि जो वीडियोज हैं उनके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर क्या तरीके से यहाँ पर कि कोविड-19 के चलते उनको कैसे सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। तो आर्टिकल 142 याद रखेगा, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में पावर होती है, किसी भी हद तक जाकर वो न्याय प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है। सुडोकू आप लोग देखिएगा, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा और ये सॉल्यूशन है, कल का इसको भी प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आंग सान सुई की जो है यहाँ पर ये लीडर है म्यांमार की, इनको 4 साल की सजा यहाँ पर मिल गई है, सेंटेंस दे दिया गया, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो ये यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री बनने वाला था, पर लेकिन अभी बनते बनते रह गया, फिर से यहाँ पर आर्मी रूल हो गया, तो सब मुद्दे वही है। चाइना और श्रीलंका जो है बहुत अच्छे फ्रेंड, लंगोटिया यार बता रहे हैं। तो चाइना चाहता है श्रीलंका को जो बर्बादी की ओर चल रहा है वहां से बचाया जाए, तो देखते हैं बचा पाता है नहीं बचा पाता है। बाकी यहाँ पर ये 8 के करीब बच्चे और आग लग गई यहाँ पर यूएसए के अंदर, तो एक दुर्घटना देखने को मिली, आप लोगों के लिए काम का नहीं है। यूएसए और रसिया आपस में बातें कर ही रहे हैं यूक्रेन को लेकर, तो चलने तो जब हो जाएगी, जब सोल्यूशन आ जाएगा बात कर लेंगे। ये यहाँ पर एक छोटा सा एक आप लोगों के लिए हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, बात की जा रही है यहाँ पर डॉग वेस्ट साइड स्टोरी। तो ये एक टॉप फिल्म फेयर अवार्ड यहाँ पर मिला है, बेसिकली ग्लोबल जो यहाँ पर गोल्डन जो ग्लोब्स होता है वो यहाँ पर इनके द्वारा अवार्ड जीता गया, ठीक है। तो एक छोटी सी न्यूज थी जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। क्वेश्चन मैंने आप लोगों से यहाँ पर पूछे थे, काफी इंपोर्टेंट, कई सारे बच्चों के द्वारा अच्छे से आंसर दिए गए। अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हो, यही तो चाहिए यार, पार्टिसिपेशन जब आप लोग करते हो मेरे अंदर आप लोगों से ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। और जो मॉर्निंग में उठकर वीडियो देख रहे हैं उनको तो सैल्यूट है, आप लोग बहुत सारी जनता से आगे निकल चुके हो, आप लोगों को पता है बहुत सारे लोगों के बस की बात नहीं होती है। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के बारे में। इसका नाम चेंज करके इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च किया गया था, किस ईयर में? 1948, 1949, 1950 या 1951? तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है यहाँ पर बी। याद रखिएगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो कि बायोमेडिकल रिसर्च में काम करती है, ये आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। बहुत पुरानी बॉडी है, बाबा आदम के जमाने की बॉडी बोल सकते हैं आप लोग। 1911 में इसको बनाया गया था और अभी हम लोग खड़े हुए हैं बेसिकली 2022 के अंदर में। तो यहाँ पर 100 साल से भी पुरानी ये बॉडी हो चुकी है। पहले इसका नाम क्या था? इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। बाद में आगे चलकर क्या नाम कर दिया इसका? वो कर दिया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये जो नाम इसका चेंज किया गया, यहाँ पर ये नाम चेंज किया गया 1949 में, ठीक है। तो इसके बारे में ये कुछ बातें हैं जो याद रखिएगा। न्यू दिल्ली में इसका आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके हेड कौन है, चलिए वो बताइए। नेक्स्ट जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जब चेंज होता है यहाँ पर इन द वायरस जीन्स, जो सीक्वेंसिंग जो उसका होता है उसमें चेंज होता है, तो उसको जेनेटिक जो उसका चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? म्यूटेशन, स्ट्रेन, वेरिएंट या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसके लिए मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को, जो शाम को 8:30 बजे वीडियो आती है उसमें डिटेल में मैंने सारी चीजें आप लोगों को बताई थी कि म्यूटेशन किसको कहते हैं, वेरिएंट किसको कहते हैं और स्ट्रेन किसको कहते हैं। तो म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन इज ए चेंज इन द वायरस जेनेटिक सीक्वेंस, यानी कि कोई एक वायरस है उसका जो जेनेटिक जो सीक्वेंस जो बना होता है उसमें जो चेंज हो जाता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं? उसको म्यूटेशन बोलने लगते हैं। तो पहला तो ये याद रखिए कि वायरस का एक नेचर चेंज होता है जो आप लोग को नजर आता है उसको म्यूटेशन बोल देते हैं। फिर बोलते हैं वेरिएंट। वेरिएंट क्या है? वेरिएंट इज ए वायरस हुज जेनेटिक सीक्वेंस डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट, यानी कि जो पेरेंट है उससे जो डिफरेंट यहाँ पर निकल कर आता है उसको वेरिएंट बोल देते हैं। यानी कि मान लीजिए एक बाप है, ठीक है, उसके बच्चे हो गए दो, तो दोनों बच्चों आप लोगों को अलग अलग तरीके के देखने को मिलेंगे। एक पता चला होशियार हो गया, दूसरा चला बेवकूफ हो गया। पर लेकिन जो बेवकूफ है वो बड़ी तेज दौड़ता है, जो होशियार है उससे ज्यादा दौड़ा नहीं जाता, वो पढ़ अच्छा लेता है। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा डेल्टा जो है भाई साहब जहां पर भी जाता है लोगों को मार के जाता है। पर लेकिन अगर बात करूं ओमिक्रॉन के बारे में, वो बड़ी तेज दौड़ता है पर लेकिन लोगों को मारता नहीं है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। स्ट्रेन क्या होता है? ये वेरिएंट्स होते हैं। कई सारी म्यूटेशन जब इनके अंदर देखने को मिलती है तो ऑल्टरनेटिव एक अलग तरीका बिहेवियर हो जाता है, तो उसको आप लोग स्ट्रेन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये चेंजेस थोड़े थोड़े आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे। तो म्यूटेशन, वेरिएंट और स्ट्रेन के अंदर आप लोग यहाँ पर डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो छोटा सा ये एक इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में आप लोग कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं कल देने वाला था इसको भूल गया था, इसको बता देता हूं, इसका आंसर भी अभी बता दूंगा आप लोगों को, या फिर आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा। बात की जा रही है यहाँ पर माणक्य वंश के बारे में। तो कहां पर ये देखने को मिला, जो कि मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में डिटेल में। एक टॉपिक नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड था बेसिकली, ठीक है। ये देखो ऐसी ऐसी हरकतें करता हूं मैं नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड था।
क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को वैसे ही बता दिया, एक ही ऐसा राज्य है जो नॉर्थ ईस्ट से लेके चलिए कोई नहीं, तो गुजरात, तमिलनाडु, कलिंगा या फिर यहाँ पर त्रिपुरा। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर आंसर है इसका डी। नाम याद रखिएगा यहाँ पर वीर विक्रम किशोर यहाँ पर देवबर्मन के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। इनको उड़ीसा त्रिपुरा के इनको बेसिकली फादर भी बोला जाता है, यानी कि जो त्रिपुरा यहाँ पर आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलता है हमारी कंट्री के अंदर में, तो उनके फादर इसको बोला जाता है। जैसे हमारी कंट्री में फादर किनको बोलते हैं, महात्मा गांधी जी को, ऐसे ही त्रिपुरा का फादर इनको बोलते हैं, क्योंकि त्रिपुरा के अंदर बहुत सारे मॉडर्न डेवलपमेंट इनके द्वारा किए गए थे और आज की डेट में कई सारी चीजें त्रिपुरा के अंदर यहाँ पर जो मॉडर्न तरीके से स्टार्ट की गई वो इन्हीं के द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो इसलिए यहाँ पर इनके बारे में याद रखेगा। इनकी जो डायनेस्टी थी, जिस वंश से आते थे, उसको माणिक्य डायनेस्टी यानी कि माणिक्य वंश बोला करते थे। तो यहाँ पर इन्हीं के नाम पर अभी रिसेंटली जो एयरपोर्ट था उसका नाम भी चेंज किया गया, तो ये इन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में थे। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए। आइए आप लोग की डिक्शनरी में 5 शब्द और ऐड कर देता हूं, पर लेकिन ये शब्द आप लोग की डिक्शनरी में तभी ऐड होंगे अगर इनके ऊपर आप लोग एक सेंटेंस फॉर्म करोगे। ये आप लोग को बहुत फायदा पहुंचाएंगे आंसर राइटिंग में भी, और आप लोग की जो स्पीकिंग है उसको भी इंप्रूव करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वोकैबुलरी अगर आप लोग उसमें ऐड कर लेते हो तो आप लोग काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। बोल स्टार का मतलब होता है आधार, यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड कराना। आप लोगों ने ध्रुव तारे के बारे में सुना होगा, कई बार बोल स्टार भी कई बार बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ बोला गया नेक्स्ट यहाँ पर मेन यानी कि मात्र, यानी कि जो भी है एक स्मॉल क्वांटिटी पर इंफेसिस देना, समथिंग स्मॉल। ठीक है, जो कि यहाँ पर एक तरीके से इनसिग्निफिकेंस, जो इस तरीके से बोल सकते हैं छोटी सी क्वांटिटी, मात्र, स्मॉल। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए कोहोर्ट, इसका मतलब होता है जत्था, एक ग्रुप, यानी कि बहुत सारे लोगों को ग्रुप हो गया एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक शेयर करने वाले, तो उसको यहाँ पर कोहोर्ट बोल देते हैं। ठीक है, जियोपैडाइज बेसिकली खतरे में डाल देना एक तरीके से। ठीक है, किसी चीज को इस सिचुएशन में डाल देना जहां पर उसको खतरा लगे, किसी चीज से एक तरीके से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाना। ठीक है, तो ये शब्द यूज किया जाता है यहाँ पर। क्रिपलिंग का मतलब गंभीर। ठीक है, तो एक तरीके से नहीं सीरियस कोई ऐसी सिचुएशन बन जाना, तो कॉजिंग ए पर्सन टू बिकम अनेबल टू वॉक, ऐसे नहीं प्रॉपर्ली उसको चल भी ना पाए पर्टिकुलर पर्सन, तो इसको एक तरीके क्रिपल आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। तो ये 5 शब्द आज आप लोग नए आप लोग यहाँ पर देखने को मिले। क्या आप लोगों को याद है मैंने कल 5 शब्द कौन से बताए थे? अगर याद आ रहे हैं तो चलिए कम से कम 2 शब्द लिखकर बताइए, देखता हूं किस किस को याद है। देखिए सोचने में लगता है कि हाँ देखिए मैं तो पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है, पढ़ाकर आगे निकल जाता हूँ, पर क्या आप लोग रियलिटी में उनको रिकॉल कर पा रहे हो? तो वो मैटर करता है, क्योंकि मैं तो इतनी चीजें पढ़ा के जाता हूँ दुनिया भर की एक दिन में, पर लेकिन आप लोग कितनी उनमें से रिटेन कर पाते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए एक बार कोशिश किया करो, जो भी चीजें पढ़ाता हूं उसको थोड़ा सा एक बार बैठकर रिवाइज कर लिया करो। और आज का लेक्चर जब आप लोग देखने आते हो ना, आज का लेक्चर जैसे ही आ गया, कोशिश किया करो थोड़ा सा कल का एक बार रिवाइज कर लिया करो। तो इससे क्या रहेगी, लंबे समय तक आप लोग चीजें याद रख पाएंगे और सारी चीजें आप लोग के हिसाब से चलती हुई नजर आओगी। अगर ये छोटे से काम आप लोग नहीं कर रहे हो तो लेक्चर तो आते रहेंगे यार, डेली आते रहेंगे, पर लेकिन आप लोग को वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप लोग को मिलना चाहिए। और सपोर्ट अपनी जरूर दिखाया करो, क्योंकि लेक्चर जो है 40-50 हजार लोग देख रहे हैं, पर लेकिन उसके ऊपर जो लाइक्स हैं वो बड़े कम आते हैं। तो यहाँ पर YouTube को फिर से सही इंफॉर्मेशन नहीं जाती है, तो वो आप लोगों का काम है कि कोशिश ये करो कि कम से कम 1/4 लाइक्स पहुंचा, उसमें अगर 40,000 देख रहे हैं तो 10,000 कम से कम उसके ऊपर लाइक्स हुए, तो इससे लेक्चर को YouTube को फीडबैक मिलता है कि लेक्चर सही है। अगर आप लोग कुछ दिक्कत लग रही है लेक्चर में तो आप लोग उसके लिए रिपोर्ट कर सकते हो वीडियो को कि हाँ गलत चीजें हैं इसके अंदर, तो वरना अगर ये नहीं लग रहा है कि सही है तो फिर उसको सपोर्ट किया करो यार, ठीक है, इससे फीडबैक मिलता है। मैंने बताया भी था आप लोगों को किस तरीके से दिक्कत होती है, वरना तो ये आप लोगों के हाथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो इसी तरीके से अपना एंजॉय करते रहिए, अपनी सेहत और अपने परिवार का ध्यान रखिए। पीडीएफ सारी आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देता हूं, वहां से जाकर इनको डाउनलोड कर लेना, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छे से एंजॉय कीजिए। डेली 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं आंसर राइटिंग के, और इसी के साथ में जो क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर भी आप लोगों को बताए जाते हैं। अरे हाँ सॉरी 1 मिनट, क्वेश्चन रह गया आप लोग, ये काफी अच्छे आंसर दिए यहाँ पर, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पोस्ट करते हैं डेली यहाँ पर मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो साक्षी के द्वारा काफी अच्छे आंसर दिए गए हैं, और जो इंटरेस्टिंग लगा मुझे फैक्ट वो यहाँ पर ये है, बेसिकली इनके द्वारा जो होर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में बताया तो सीड इनके द्वारा लिखा गया, यानी कि सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूती। तो अगर आप लोगों को लगता है कोई भी ऐसी शॉर्ट फॉर्म जो आप लोग नाम याद रहता है किसी चीज को लेकर, तो आप लोग बता सकते हैं, दूसरे बच्चे भी उसको जान पाए, तो पूरा एसएलवी परिवार जो है उस चीज को समझ पाए, तो ये काम आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काफी अच्छा लगा। आप लोग देखते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन भी इनके द्वारा किए गए, तो कोशिश क्या करो यार, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, आप लोग भी ट्राई करो, हर एक बंदा जो है यहीं पर ही सीखता है, उसी से चीजें आगे बढ़ती चलती हैं। तो डरना नहीं है कि मेरे सेंटेंस गलत हो जाएंगे, सेंटेंस गलत हो जाएंगे तो क्या होगा, फिर दूसरे का देखकर सीख लो, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था ये 1955 के बारे में याद रखेगा। हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, पारसीज यानी कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से अपनी कंट्री में आने के लिए सिटीजनशिप देने की बात की गई, तो उसके बारे में हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किया था, ठीक है।
तो ये है आज का पूरा आप लोगों का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया है। अगर एंजॉय किया हो तो इस लेक्चर को कितने मार्क्स आप लोग देंगे, 10 में से कितने मार्क्स देंगे? अगर आप मैं बोलूं फीडबैक के तौर पर तो जरूर बताना। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से चीजों को एंजॉय करते रहिए और रिविजन ज्यादा से ज्यादा करते रहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।